हेलो फ्रेंड्स। मैं RM झा आज आप लोगों के लिए EISSM के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। इतना बेहतरीन जानकारी जो शायद आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। मैं जानता हूँ स्टूडेंट बहुत सारे आजकल ऑनलाइन में क्लासेस अवेलेबल है, डेमो क्लासेस अवेलेबल है, हर एक अपना अपना बेस्ट प्रोवाइड करता है और उस बेस्ट में से हम आपके लिए बेस्ट लेके आए हैं, मतलब बेस्ट अमंग द बेस्ट। डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास होगा। ये आज की क्लास का हमारा मेन मकसद होगा आपको ये समझाना, आपको ये बताना कि CA के सिलेबस में EISSM का जो पेपर है, इस पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें ये पेपर पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके माइंड में होता है कि ये पेपर उनके लिए एक बर्डन है। अकाउंट्स उनको समझ में आता है, टैक्स का पेपर उन्हें समझ में आता है, कॉस्ट का पेपर उन्हें समझ में आता है, ऑडिट का पेपर समझ में आता है, लॉ का पेपर समझ में आता है, पर जैसे ही बारी आती है EIS और SM की तो स्टूडेंट कहता है यार क्या पेपर आ गया, क्यों पढ़ाया जाता है ये EIS-SM। तो आज आप लोगों के लिए मैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ कि EIS-SM आपके सिलेबस में क्यों है। ऐसा नहीं कि मैं इतना ही आपको बताने जा रहा हूँ कि EIS-SM आपके सिलेबस में क्यों है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पेपर की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, इस पेपर के में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या ये स्कोरिंग पेपर है या नहीं है। तो बहुत सारी जानकारी है, पर पहली शुरुआत जो हमारी होगी वो शुरुआत हमारी यही होगी कि CA के सिलेबस में EIS-SM का पेपर क्यों, वाई, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या टॉपिक है और है तो क्यों है। तो देखो, सबसे पहला तो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट में जो एंड होता है हमारा सोचने का, जो थिंकिंग का एंड होता है, वो हमारा अल्टीमेटली यही होता है कि क्या इससे हमारे को कुछ अपॉर्चुनिटी मतलब रोज़गार मिलेंगे, क्या इस पेपर को पढ़ लेने से, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेने से क्या हमारे को कुछ रोज़गार मिलेंगे या रोज़गार नहीं मिलेंगे। क्या ये सिर्फ एक हर्डल है CA में कि बस इसे पार करना है, इतनी मात्र है। तो मैं आपको आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। क्या फैक्ट है, आइए देखिए। सबसे पहले मुझे एक बात आप लोग बताइए, और मैं जानता हूँ कि आप लोग ये फैक्ट को जानते होंगे, चूँकि हमारा क्लास एक वीडियो मोड में है तो यहाँ पर हम आपसे बातचीत इसकी नहीं कर पाएंगे। आप लोग CA में जो CA का बिग 4 कंपनीज हैं, इसके बारे में मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। जो बिग 4 कंपनीज हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो बिग 4 कंपनीज बिग 4 क्यों हैं, वाई। तो आज सबसे पहली बात तो बिग 4 कंपनीज के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहेंगे। देखिए हमारे पास उससे रिलेटेड फैक्ट्स है। लिस्ट ऑफ बिग 4 ऑडिट एंड अकाउंटिंग कंपनीज इन इंडिया। इंडिया में मैंने देखा है, जैसे आप बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन सर्च करके देखते रहते हैं, तो अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने के लिए हम भी बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन में देखते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने एग्जाम्पल्स तो दिए हैं बिल गेट्स के बारे में कि बिल गेट्स कैसे बूम किया अपने व्यापार को टेक्नोलॉजी के मदद से। उन्होंने एग्जाम्पल फेसबुक के बारे में दिया है, अनडाउटेबली फेसबुक भी इसी टेक्नोलॉजी के मदद से आज इतने फ्लरिश किया है, इतना एक्सपैंड किया अपने बिजनेस को।
अगर हम अमेज़ॉन का एग्जांपल लें तो अमेज़ॉन भी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के हेल्प से अपने मार्केट को बूम किया है। मतलब टेक्नोलॉजी के मदद से बहुत ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड किया है, और शायद अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो बिजनेस इतना एक्सपेंड नहीं करता। तो एक्सपेंशन के पीछे रीजन टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारे लोग इस एग्जाम्पल को भली भांति जानते होंगे। चाहे आप अलीबाबा का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप स्नैपडील का एग्जाम्पल ले लो। तो जितने भी कंपनीज हैं, ये सारे कंपनीज टेक्नोलॉजी के मदद से, आईटी के मदद से, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के मदद से इतने व्यापार को इतने लार्ज स्केल पे एक्सपैंड किया। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई दो ओपिनियन नहीं है। बट मेरा ये कहना है, मैं हैरान तब हुआ जब एक भी टीचर, जिनमें बहुत सारे टीचर सीए भी हैं, सीए जो EISSM पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा उसमें कहीं भी कि टीचर ने बिग 4 कंपनीज की डिस्कशन किया हो। तो मुझे लगा कि मैं आपके फील्ड से बात करूं, आपके फील्ड की बात करूं कि आपके फील्ड में आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे अपने बिजनेस को एक्सेल कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पेपर के बारे में डाइवर्ट किया जाता है, उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि इस पेपर से वो अपने व्यापार में, मतलब जो आपका मेन काम है, मेन काम क्या है आपका, जो यहाँ लिखा हुआ है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, जिसमें आप टैक्स ऑडिट वगैरह सारे इंक्लूसिव आप कह सकते हैं। तो जो बिग 4 कंपनीज इंडिया में है, इनमें सबसे पहला नाम आता है डेलॉइट का। सभी लोग जानते होंगे डेलॉइट कंपनी के बारे में। मुझे हैरानी तब होता है जब कुछ बच्चे, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, सीए इंटर कर लेता है पर उसे ये पता नहीं होता, जब हम उनसे पूछते हैं कि बिग 4 कंपनीज के बारे में जानते हो, कहता नहीं जानता हो। मतलब अपने फील्ड में वो कंपनीज को नहीं जानता। तो सबसे पहले मुझे लगा कि नहीं, आपको यही बताया जाए कि आपके रिलेटेड जो फर्म है उसमें बिग 4 जो इंडिया में है वो क्यों बिग 4 है, वाई दे आर बिग 4। और आज से नहीं, ये 3 दशक से बिग 4 कंसिस्टेंटली बना हुआ है। बिग 5 नहीं हुआ, बिग 6 नहीं हुआ, बिग 7 नहीं हुआ। मतलब 4 जो आज 90 के दशक में था, जो 90s में 4 बिग 4 आया इंडिया में, 90 से लेके ये 2020 21वीं शताब्दी है, 30 साल हो गए इस बात के, लेकिन इस 30 साल में कोई और कंपनी उसमें ऐड नहीं हुआ बिग में। मीन्स आई मीन टू सी, सीए फर्म ऐड नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं आज कि क्यों दूसरी कोई कंपनी, सीए कंपनीज, सीए फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म, कंसल्टेंसी फर्म उस लिस्ट में ऐड क्यों नहीं हुआ। आज उसी का जवाब आपके सिलेबस से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर अगर हम डेलॉइट की बात करें तो डेलॉइट के पास अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं ये 2,63,900 उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, 2,63,000। मतलब आप जो सीए करने जा रहे हैं, आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आप कितने अच्छे कोर्स में आए हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में लगता है यार कहीं हम गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं। मतलब सीए फाउंडेशन निकालने के बाद भी वो बैकआउट मार जाते हैं, वो किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, वो एमबीए में चले जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं गलत जगह आ गया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आप गलत जगह नहीं आए हो, आप बहुत अच्छी जगह आए हो, बहुत बेहतरीन जगह। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अब ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकता है, ऐसा फर्म खड़ा कर सकता है जिसमें 2,63,900 एम्प्लॉयज काम कर सकता है। नेक्स्ट,
150 कंट्रीज में एक्सपैंड कर सकता है। मतलब डेलॉयट 150 कंट्रीज में ऑडिट के काम करते हैं, टैक्स के काम करते हैं, लीगल का काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी देते हैं, रिस्क एडवाइजरी देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। और रेवेन्यू जो कंपनी का है वो 3,13,900 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का, एनुअल रेवेन्यू। एम्प्लॉयज आपको बता ही दिया गया। अब आइए नेक्स्ट अगर हम देखें पीडब्ल्यूसी, अगला नाम आता है पीडब्ल्यूसी का। तो पीडब्ल्यूसी 157 कंट्रीज में है और एम्प्लॉयज बेस इनका 2,76,000 एम्प्लॉयज हैं। और अगर हम एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो 1,28,707 760 करोड़ का इनका रेवेन्यू है पर एनम का। कंपनी डिलीवर करते हैं एडवाइजरी और टैक्स सर्विसेज डिलीवर करते हैं। ये सेकंड बिग 4 कंपनीज इंडिया का है। थर्ड नंबर पे केपीएमजी का नाम आता है। केपीएमजी 1993 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, बिजनेस एडवाइजरी का काम करते हैं, टैक्स एंड रेगुलेटरी का काम करते हैं, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज का काम करते हैं। इंडिया में जो इनका क्लाइंट बेस है वो 2700 कंपनीज इनके क्लाइंट बेस है। अब जो लास्ट पैराग्राफ है इसको जरा ध्यान से पढ़ना आप। The firm serves leading information technology companies and has a strong presence in the financial service sectors in India while serving a number of market leaders in other industry segments. जरा मैं फिर से एक बार इस लाइन को रिपीट करना चाहूँगा। The firm serves leading information technology companies, मतलब केपीएमजी के जो क्लाइंट हैं वो मैक्सिमम क्लाइंट आईटी बेस्ड क्लाइंट हैं। अब आईटी बेस्ड क्लाइंट मतलब क्या हुआ? इनके क्लाइंट होंगे इन्फोसिस, इनका क्लाइंट होगा टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनका क्लाइंट होगा कॉग्निजेंट, इनका क्लाइंट होगा विप्रो, इनका क्लाइंट होगा गूगल, इनका क्लाइंट होगा फेसबुक, इनका क्लाइंट होगा आपका अमेजॉन, इनका क्लाइंट होगा दैट इज स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। ये इनके क्लाइंट होंगे जो आईटी बेस्ड है, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो इनके क्लाइंट होंगे। या जो प्योरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट होंगे, वो इनके क्लाइंट होंगे। तब आप देखिए कि ऐसी कंसल्टेंसी कंपनी जो आईटी बेस्ड कंपनीज को अपनी सर्विस देते हैं। अब हम आगे अभी आएंगे, जो हमारा मेन मुद्दा था, मेन क्वेश्चन था। लास्ट जो बिग 4 में 3 तो हमने बता दिया आपको, जो लास्ट चौथी कंपनीज हैं बिग 4 का वो EY कंपनी कहा जाता है बिग 4 में। इस कंपनी का 2,75,280 करोड़ का इनका एनुअल रेवेन्यू है और 3 लाख इनके पास एम्प्लॉयज हैं। कंपनी हैज़ 4 सर्विस लाइन। एश्योरेंस का सर्विस लाइन देते हैं, एडवाइजरी की सर्विस देते हैं, टैक्स की सर्विस देते हैं और ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। ये 4 कंपनीज का मैंने आपको नाम लिया जो आपके फील्ड का सबसे टॉप लेवल की कंपनीज कहा जाएगा, टॉप लेवल की कंपनीज बिग 4। अब आप इमेजिन करें, मैंने जैसे बताया 1993 में केपीएमजी का, ये देखिए आपके सामने है लिखा हुआ, 1993 में ये फर्म एस्टैब्लिश्ड हुआ। यही तो मैंने आपको कहा था 90 के दशक में, मतलब 30 साल हो गए। 30 साल से 4 ही कंपनीज हैं जो बिग 4 है, 5वां नहीं आया इसमें, बिग 5 नाम नहीं आया, बिग 6 नाम नहीं आया। दोस्तों हैरानी की बात है कि आप अगर इसके डिटेल में जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये 4 ही कंपनीज इतने सालों से लीड कर रहा है इस मार्केट में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर एक ही है, सिंगल आंसर है कि ये जो कंपनीज हैं ये मैनुअल काम को बहुत पहले बंद कर चुके हैं। ये मैक्सिमम अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का मदद लेते हैं।
जैसे अगर हम ये कहें कि अमेज़न अगर कहीं पर एक शॉप खोल के होता, चाहे कितनी भी अच्छी जगह पे शॉप खोल लिया होता, मैं कहता हूँ 200 जगह पे शॉप खोल लिया होता अपना फिजिकल मोड में, तो अमेज़न का मालिक इन वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन नहीं बन पाता, शायद कोई नाम भी नहीं जानता होता। लेकिन अमेज़न फ्रॉम द इंसेप्शन, जो उसके ऑनर हैं, उन्होंने एक ड्रीम देखा कि हमें जो बिजनेस करना है, हमें जो सेल परचेज करना है, उसमें टेक्नोलॉजी का मदद लेना है और टेक्नोलॉजी के हेल्प से हमें अपने व्यापार को इस्टेब्लिश करना है। और आज वर्ल्ड का लीडर बन गया, वर्ल्ड का लीडर बन गया। उतना ही नहीं, आपको लगता होगा, डू यू थिंक कि क्या वो बहुत फिजिकल वर्क करता होगा? आंसर इज नो। अमेज़न का मालिक बहुत फिजिकल वर्क नहीं करता होगा, बहुत कम समय काम करता होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क करता होगा, क्योंकि उसके सारे काम तो कंप्यूटर कर देता है, उसके सारे काम तो सॉफ्टवेयर कर देता है, उसके सारे काम हार्डवेयर कर देता है। जो काम एक इंसान को करना चाहिए था, वो काम वो सॉफ्टवेयर से करा लेता है। जैसे फॉर अब एग्जाम्पल आप समझिए, एक फिजिकल शॉप का आप एग्जाम्पल लीजिए। वहाँ पर क्या होते हैं, सामान खरीद के उसको स्टोर में रखना, उसकी एंट्री करना, इन्वेंट्री बनाना, फिर आया तो लोगों को दिखाना सामान, कस्टमर्स को सामान दिखाने के बाद सामान को कन्विंस करना, फिर उसे बेचना, पैसे लेना, फिर उसके एंट्री करना। ये सारा काम अमेज़न में सॉफ्टवेयर करता है। आपके पास एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट के द्वारा आपके पास प्रोडक्ट का डिटेल भेज देता है। ये काम तो अमेज़न कर रहा है, अमेज़न का सॉफ्टवेयर कर रहा है। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑर्डर लेता है, आपको डिलीवरी सॉफ्टवेयर भिजवाता है। अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो सॉफ्टवेयर उसकी रिकॉर्डिंग करती है, सॉफ्टवेयर उस कंप्लेन को रिजॉल्व करवाता है। तो अमेज़न का मालिक तो घर बैठा हुआ है, अमेज़न के मालिक को कोई टेंशन नहीं है, वो तो घर बैठ के अपना काम कर रहा है, पूरी दुनिया में अपनी बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, राइट। अब देखिए एक और फैक्ट आपके लिए है दोस्तों, जो बहुत ज़रूरी है। ऑडिट हेल्प्स डेलॉयट, EY, KPMG, PwC ग्रो एमिड पेंडेमिक। ये जो अभी पेंडेमिक आया, पेंडेमिक का मतलब जो कोविड-19 है, इस दौरान आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के व्यापार में डाउनफॉल आया, बहुत तो व्यापार से आउट हो गया, चला ही नहीं उसका व्यापार, आउट हो गया, भूखमरी आ गई, खाने के लाले पड़ गए। लेकिन जो कंपनी टेक्नोलॉजी की मदद से था, जिसने टेक्नोलॉजी का यूज किया, उस कंपनी का अगर देखा जाए, व्यापार देखा जाए दोस्तों, तो फ्लरिश हुआ, वो एक्सपैंड हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सीए, आज भी सीए फर्म अपना आर्टिकल को भेज के डेटा मंगाते हैं, आर्टिकल को भेज के डेटा मंगाते हैं। डेलॉयट कंपनी में ऐसा नहीं होता। इनके ऑडिट के सॉफ्टवेयर हैं क्लाइंट के पास, जो रियल टाइम बेसिस पे ऑडिट करते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं। आप एक टर्म सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो आगे आप सुन लेंगे। एक टर्म सुने हुए आप आगे, इसको याद रखना आप लोग, ऑडिट हुक्स। बच्चे, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ऑडिट का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर अगर हम क्लाइंट के पास लगा देते हैं, मतलब क्लाइंट के कंप्यूटर पे जहां पर प्रोसेसिंग होता है, ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग होता है, अगर उस जगह पर ये सॉफ्टवेयर लगा दिया जाए, तो जैसे कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आएगा, जिस ट्रांजैक्शंस को आप जाके मैनुअली डिटेक्ट करते थे, ऑडिट हुक्स वो सॉफ्टवेयर है, जैसे वो ट्रांजैक्शंस अकर्ड होगा, वो ट्रांजैक्शंस को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के अकर्ड होते ही ये सॉफ्टवेयर
ऑडिटर को एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा, एक अलर्ट भेज देगा कि आपके फलाने क्लाइंट के पास ऐसा ट्रांजैक्शंस अकर्ड हुआ है जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं। अब देखिए, ऑडिटर अपने घर बैठा हुआ है, ऑडिटर अपने घर बैठा हुआ है कंप्यूटर लेके, 200, 400, 2000, 4000, 5000 कंपनीज के पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। जैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होगा, ऑडिटर के कंप्यूटर पे अलर्ट आ जाएंगे, ऑडिटर के कंप्यूटर पे अलर्ट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑडिटर को जब समय मिलेगा उस समय में वो अपना एक लिस्ट देख लेगा, अच्छा फलाने फलाने जगह पर ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अकर्ड है, वहाँ के मैनेजमेंट से बात करेगा और उस ट्रांजैक्शंस को सेटल करेगा। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के मदद से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो सीए इसका यूज करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने आपको दिखाई दिए हैं, हमारा जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या सोचते हैं, लखनऊ में है तो सिर्फ लखनऊ में व्यापार करना सोचते हैं, फरीदाबाद में है तो फरीदाबाद के क्लाइंट के बारे में सोचेंगे। मतलब अभी भी लोकलाइज थिंकिंग है, ग्लोबलाइज थिंकिंग नहीं है, ग्लोबलाइज थिंकिंग नहीं है, ग्लोबल प्रेजेंस की बात नहीं करते। बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, with the help of EIS, you can think for global expansion of your firm, global clientage, कि हमारा क्लाइंटेज ग्लोबल कैसे होगा, हम ग्लोबली कैसे व्यापार को डील करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको EIS टेक्नोलॉजी के हेल्प लेना ही पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के शरण में जाना ही पड़ेगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ आपको कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जिस टूल के मदद से आप अपने अकाउंट्स, आप अपने टैक्स, आप अपने कॉस्ट, आप अपने ऑडिट, आप अपने लॉ, इनके नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं एज अ सर्विस टू द क्लाइंट वेयर टाइम डज नॉट मैटर, डिस्टेंस डज नॉट मैटर। डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा कि नहीं अब हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम अहमदाबाद के कस्टमर्स को कैसे डील करेंगे, दिल्ली में बैठे हैं तो हम यूके के कस्टमर्स को कैसे डील करेंगे, दिल्ली में बैठ के हम ऑस्ट्रेलिया के कस्टमर्स को कैसे डील करेंगे, दिल्ली में बैठ के हम कनाडा के कस्टमर्स को कैसे डील करेंगे। डिस्टेंस विल नो मैटर। टाइम, अरे अभी तो 12 रात के बज रहे हैं, अरे आप सोए होंगे, आपका जो टेक्नोलॉजी है, जो टूल्स है, ये वर्क करेगा। सुबह जब आप उठेंगे, फ्रेश होंगे, वर्क करके आएंगे, आप मोबाइल पे देखेंगे, आपके सामने सारे टेक्नोलॉजी जो वर्क किया हुआ रहेगा राउंड द क्लॉक, वो आपके सामने सारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। ये है आपका टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी का इस तरीके से आप अपने व्यापार में यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने फर्म को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक टूल है। आप जो EIS पढ़ने जा रहे हैं वो EIS टूल है, राइट। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद मैं आपको इसी में देखिए एक एग्जाम्पल जो कि आपको मैंने बताया कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोविड-19 जिन जिन लोगों का व्यापार फिजिकल मोड में था, जो फिजिकली सर्विस दे रहे थे कस्टमर्स को, सब रो रहे हैं। लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी पे था, दे आर लाफिंग। वो तो कहते हैं मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी आ गया। क्यों? फिजिकल वाले जितने सर्विस प्रोवाइडर के जो क्लाइंट थे वो सारे क्लाइंट शिफ्ट हो गए ऑनलाइन वाले पे। सारे क्लाइंट कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान वो शिफ्ट हो गए ऑनलाइन वाले पे। तो ऑनलाइन वाले की तो मौजे ही मौजे हो गए, चांदी ही चांदी हो गया। ये है टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनकी रीच बढ़ गई ना, उनकी प्रेजेंस तो ऑलरेडी थी। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये जो डार्क ब्लू है ये एश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज है। इसमें अगर देखेंगे तो PwC की अगर बात करें
तो प्लस 7.4% का ग्रोथ है पेंडेमिक के दौरान। और अगर हम इधर बात करें ऑडिटिंग एश्योरेंस में बात करें तो प्लस 6.5% का ग्रोथ है पीडब्ल्यूसी के लिए। अगर ईएनवाई की बात करें तो इनका प्लस 6.9% का ग्रोथ है। अगर हम इधर बात करें ऑडिटिंग में तो ईएनवाई का ऑडिटिंग में थोड़ा सा डाउनफॉल है, माइनस 9.4% का है। इधर अगर केपीएमजी की बात करते हैं तो प्लस 1.9% का ग्रोथ है। इधर इनका माइनस 16.5% का ऑडिटिंग एश्योरेंस में इनका डिक्लाइन है। प्लस 5.9% का डेलोइट का ग्रोथ है, यहाँ पर प्लस 3.3% का ग्रोथ है। मतलब अगर टोटल यहाँ पर देखा जाए तो देखो यहाँ टोटल कह रहे हैं ये 7.1% का इनका टोटल ग्रोथ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो कंपनी का पेंडेमिक के दौरान भी ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। क्योंकि अगर इधर नुकसान है तो कंपनी का इधर ग्रोथ है, एक तरफ नुकसान है तो दूसरे तरफ कंपनी का ग्रोथ है। ठीक है, इस तरीके से यहां पर देखो टोटल अगर देखा जाए ईएनवाई के लिए तो प्लस 2.9% का ग्रोथ है। इसमें थोड़ी सी डिक्लाइन है केपीएमजी के लिए, माइनस 3.8% का ओवरऑल दोनों मिलाने के बाद। और डेलोइट कंपनी का प्लस 5.1% का ग्रोथ है डेलोइट कंपनी का। दोस्तों ध्यान देना, ये ओनली ड्यू टू टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी का हेल्प, जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उनके लिए आपको चाहे कोई सा भी पेंडेमिक आ जाए, कोई पेंडेमिक मैटर नहीं करता। क्योंकि काम इंसान नहीं करता, वहाँ काम टेक्नोलॉजी करता है। ये टेक्नोलॉजी ने प्रूव कर दिया इस पेंडेमिक के दौरान। दोस्तों अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस, अब आपको याद होगा ड्यूरिंग द पेंडेमिक लॉकडाउन के दौरान सारी गाड़ियां बंद थी, तो पेट्रोल तो कोई यूज ही नहीं कर रहा था। तो रिलायंस का अगर पेट्रोलियम देखा जाए, अगर एक बिजनेस रिलायंस का होता पेट्रोलियम मुकेश अंबानी का, तो मुकेश अंबानी तो अभी कटोरे लेके रोड पे घूम रहा होता। लेकिन मुकेश अंबानी को इतनी उनकी व्यापार में वृद्धि हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो की वजह से। अगर फेसबुक इन्वेस्ट करता है इंडिया में तो रिलायंस जियो में करता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट, आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया तो रिलायंस जियो में किया, क्यों नहीं रिलायंस पेट्रोलियम में किया, क्यों नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज में किया। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिलायंस जियो में कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं जियो में क्योंकि जियो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं रिलायंस का। मतलब मेरा कहना यह है कि अगर आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपनी व्यापार को चलाते हो, टेक्नोलॉजी के मदद से रन करते हो अपने बिजनेस को, तो बिजनेस में ग्रोथ ही ग्रोथ होगा। डाउनफॉल तो आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, राइट। तो ये तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है या टेक्नोलॉजी का यूज जो मैं आपके फील्ड का बताया। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ये नहीं चाहता कि सीए बनने के बाद आप कोई अदर बिजनेस में, मैं तो कहता हूं सीए बनने के बाद आप अपनी फर्म में ही रहो। सीए बनने के बाद फर्म में ही रहो, आप फर्म ही चलाओ, क्योंकि फर्म ही आपको मैंने दिखा दिए हैं 4 बिग 4 का। और मैं तो कहता हूं आप 5वां, मतलब बिग 4 की मिथ्या को बदल दो, बिग 5 बनाओ, बिग 6 बनाओ। और अगर आप टेक्नोलॉजी के मदद से करते हैं तो ऐसा संभव हो सकता है। बगैर टेक्नोलॉजी का दोस्तों आज तक नहीं कोई कर पाया, आप भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी के मदद से आप इसे भली भांति कर सकते हो। इसीलिए मेरा आपसे ये कहना होगा, आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप ईआईएस के पेपर को जैसे अकाउंट्स के पेपर आप पढ़ते हो या अदर कोर पेपर आप पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से उतनी ही इंटरेस्ट के साथ आप दोस्तों ईआईएस का पेपर भी पढ़ना। आप केवल और केवल एग्जाम पास करने के लिए प्लीज इस पेपर को मत पढ़ना। क्योंकि मैं देखता हूं जब अकाउंट्स के टीचर की सिलेक्शन की बात आती है तो बच्चे बड़ा अलर्ट होता है कि नहीं यार अच्छे टीचर से क्लास लेनी है। बट जब ईआईएस की बात आती है तो बहुत बच्चे तो ये भी कहते हुए सुनते हैं कि फलाने टीचर्स का
यूट्यूब पे फलाना क्लास फ्री में है, चलो वो ले लो, फलाने टीचर का फलाना क्लास यूट्यूब पे फ्री में है, चलो ये ले लो। मतलब किसी तरीके से एग्ज़ाम पास करने का सोचता है, वो ये नहीं देखता है, मतलब उसे ये पता ही नहीं होता है कि इस पेपर से भी आप अपने व्यापार में आप इसको यूज कर सकते हो, आगे अपने फ्यूचर लाइफ में से यूज कर सकते हो। दोस्तों अभी तो मैंने आपको एज ए एंटरप्रेन्योर बताया है कि अगर आपको अपना फर्म चलाना हो तो कैसे आप इसको एज ए टूल यूज कर सकते हो। अब आ जाओ, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाना है, अगर आपको इंट्राप्रेन्योर में जाना है, या आप यूं कह लो किसी कंपनी में आपको काम करना है, तब ये पेपर आपको कैसे मदद करेगा। बस मैं आपको 5 से 7 मिनट लूँगा इसके ऊपर भी कि ये पेपर आपको किस जगह पर मदद करता है, इसको बताने के लिए 5 से 7 मिनट चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत सारे हमारे को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली देखो यहाँ लिखा हुआ है, What does technology do for business? Technology is known to provide tools that help business grow faster, bigger, with greater transparency. What is the meaning of transparency? दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब हमारा व्यापार एक्सपैंड होता है तो लूट खसोट होता है। लूट खसोट सभी लोग जानते होंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपके पेरेंट के एक दो दुकान हो, एक दो दुकान तक तो आपके पेरेंट बड़े अच्छे से दुकान में संभाल लेते हैं, एक एक चीज़ का हिसाब रख लेते हैं, कोई सामान का नुकसान नहीं होने देते हैं। लेकिन जैसे आपके पेरेंट का व्यापार 2-4 स्टेट में फैल जाता है तो उसके बाद लोग चोरी करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर चोरों की कमी नहीं है। लोग अपने अपने स्तर पे जो जहाँ है उसी जगह पर चोरी स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर आप टेक्नोलॉजी का मदद लेते हो तो चोरी सवाल ही नहीं उठता है। सोच भी नहीं सकता कोई कि चोरी किसे कहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ऐसा कंट्रोल है, टेक्नोलॉजी ऐसा कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है कि चोरी के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए ये लिखा हुआ है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है दोस्तों पारदर्शिता। मतलब आप यहां बैठ के ऑल अक्रॉस वर्ल्ड अपने व्यापार के एक एक एक्टिविटी को, छोटा से छोटा एक्टिविटी को आप मॉनिटर कर सकते हैं। एक जगह से बैठ के पूरी दुनिया के व्यापार, पूरी दुनिया में आपका व्यापार फैला हुआ हो, पर आप एक जगह से बैठ के उसको मॉनिटर कर सकते हो। एक पर्सन मॉनिटर कर सकता है, पूरी दुनिया के व्यापार को मॉनिटर कर सकता है। मतलब धीरू भाई अंबानी ने कभी कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उन्होंने कहा था दुनिया को मुट्ठी में करना है तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से हो सकता है। और वही बात, वही ड्रीम उनका मुकेश अंबानी आज उसको रियलाइज किया रिलायंस जियो के मदद से। नेक्स्ट देखो, बट न्यू एविडेंसेस शोज दैट technology is increasingly becoming a liability and creates a higher fraud risk. ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी फायदा भी बहुत देता है, पर अगर टेक्नोलॉजी को आपके पास सही जानकारी ना हो, सही नॉलेज ना हो, तो टेक्नोलॉजी आपके लिए लायबिलिटी भी बन सकता है। लायबिलिटी भी बन सकता है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो सकते हैं, रिस्क अकर हो सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी फायदा तो देता ही देता है। टेक्नोलॉजी आपको, जैसा कि यहाँ बताया गया है, कि आपके लिए फ्रॉड के कारण बन सकते हैं और आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है। दोस्तों ये तभी होगा जब आपके पास टेक्नोलॉजी की सही जानकारी ना हो, टेक्नोलॉजी की नॉलेज ना हो, और आप किसी पे डिपेंडेंट बन के टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्नोलॉजी के नॉलेजेबल पर्सन हूं और आपको टेक्नोलॉजी बिल्कुल कुछ नहीं आती, और आप एज अ कंसल्टेंट, मैं आपका एज अ कंसल्टेंट काम करता हूं। दोस्तों कंसल्टेंट ठीक है, पर आपके पास भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी जरूरी है।
तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मैं जो कंसल्टेंसी आपको दे रहा हूं वो कंसल्टेंसी सही है या गलत है। देखिए, डिसीजंस अल्टीमेटली टॉप लेवल ही लेते हैं, लेकिन टॉप लेवल को इतनी काबिल होना चाहिए कि जो नीचे वाला डिसीजंस बना के देते हैं, ऑल्टरनेटिव डिसीजंस 5-10 डिसीजंस बना के जो दे रहे हैं, उनमें से बेस्ट क्या होगा ये सेलेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, आप मेरे से अगर कोई ऑल्टरनेटिव पूछोगे टेक्नोलॉजी का, तो मैं 5 ऑल्टरनेटिव आपके सामने रख दिया। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 5 में से कौन सा टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट है। तो अल्टीमेटली फिर तो बात वही आ गई कि आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बगैर टेक्नोलॉजी के नॉलेज का आप अगर 100% हमारे पे कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हो, तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी हो सकता है आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट करे, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए फ्रॉड क्रिएट करे। देखिए, इससे रिलेटेड भी हमारे पास 2 फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। 15th ग्लोबल फ्रॉड सर्वे ऑफ ENY ने ग्लोबल बेसिस पे फ्रॉड सर्वे किया। क्या सरप्राइजिंग डेटा आया है, जरा आप देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। इट गिव्स सेवरल सरप्राइजिंग इनसाइट फ्रॉम इंटरव्यूज विद 2550 एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम 55 कंट्रीज। 55 कंट्रीज में सर्वे किया, 2550 टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव से इंटरव्यू किया। ENY के जो पर्सन थे, मतलब अपने अनडाउटेबली अपने क्लाइंट से ही किया होगा। Over the last 5 years, financial fraud have been increasingly globally, and one of the reason is technology. फाइनेंशियल फ्रॉड इंक्रीज हो रहे हैं, और सारे एग्जीक्यूटिव बताया कि फाइनेंशियल फ्रॉड के इंक्रीज होने का जो मेन रीजन है वो टेक्नोलॉजी है। अब अभी आप कहोगे कि सर आप अभी अभी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए अपने बात को। मैंने अभी अभी आपको बताया कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप चोरी रोक सकते हो, और अभी अभी मैं कह रहा हूं कि ENY कंपनी जो सर्वे किया उस सर्वे में कह रहा है कि जी 2550 एग्जीक्यूटिव जो टॉप लेवल कंपनी, जो बिग कंपनीज का उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू किया, उसमें एग्जीक्यूटिव्स वर सेइंग कि जो मेन रीजन है फाइनेंशियल फ्रॉड का वो टेक्नोलॉजी है। यस, मैं अभी अभी आपको बताया ये बात, मैं साथ साथ आपको बताया कि इफ यू डू नॉट नो टेक्नोलॉजी एंड यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, देन it may become liability, it may become source of fraud for your company। मतलब टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तभी आप टेक्नोलॉजी का मदद यूज कर सकते हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो टेक्नोलॉजी आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, या आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। Over the last 5 years, financial fraud organizations increasingly use digital technology to change the way they do their business, which is heightening their exposure to fraud, corruption and other risk। देखो, फिर से ये साबित हो गया कि टेक्नोलॉजी के कारण ही करप्शन हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है कंपनीज को, रिस्क क्रिएट हो रहा है कंपनीज को। अभी मेरे पास 1-2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी है इस बात को लेके, बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है, आप सभी लोग उस एग्जाम्पल्स को जानते हो दोस्तों। इकोनॉमिक क्राइम सर्वे ऑफ PwC। अब ये PwC कंपनी इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। इन दिस रिपोर्ट इट ऑल्सो सेज दैट साइबर क्राइम इज नाउ UK टॉप इकोनॉमिक क्राइम। साइबर क्राइम जो होता है ना, टेक्नोलॉजी से ही होता है, बगैर टेक्नोलॉजी का साइबर क्राइम नहीं हो सकता। तो PwC कंपनी कह रहे हैं कि जो साइबर क्राइम है वो टॉप लेवल के इकोनॉमिक क्राइम में है UK में। अब UK इसलिए बताया गया, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट।
देखो यूके का इसलिए एग्जाम्पल दिया गया है क्योंकि यूके में मोस्टली बिजनेस जो है वो टेक्नोलॉजी के यूज करते हैं। इंडिया में अगर देखा जाए तो पेंडेमिक से पहले बहुत कंपनीज मैनुअल पे ही काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के बहुत कम से कम यूज कर रहे थे। वो तो मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया कर करके कंपनी को फोर्स कर करके डिजिटल के तरफ उन्होंने मूव किया है लोगों को। नहीं तो इससे पहले तो डिजिटल, मोदी जी से पहले डिजिटल लोग यूज कहाँ करते थे। तो जब डिजिटल यूज ही नहीं होगा तो फ्रॉड ही नहीं होगा। सबसे बड़े आसान काम है, जैसे गांव वाले लोग कहते हैं मोबाइल यूज ही नहीं करो तो फ्रॉड ही नहीं होगा, राइट। तो इसलिए यूके का एग्जाम्पल दिया इन्होंने क्योंकि यूके में मैक्सिमम कंपनीज ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के यूज कर रहे हैं। तो वहीं पर देखा गया कि मैक्सिमम जो फ्रॉड था, इकोनॉमिक फ्रॉड, वो साइबर क्राइम की वजह से इकोनॉमिक फ्रॉड था। Some 25% of all UK organizations say they have witnessed cybercrime in the past 2 years. It states that 49% of all crimes reported in the UK this year were cybercrime and 55% of these fraud were due to external perpetrators. अब यहाँ पर एक वर्ड है perpetrators, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आप बहुत ज्यादा यूज करोगे इस वर्ड को EIS के अंदर। परपेट्रेटर्स का मतलब होता है फ्रॉडस्टर्स। यहाँ पर फ्रॉडस्टर्स को आप कर सकते हो हैकर्स। ये जो परपेट्रेटर्स है मतलब 55% जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक्सटर्नल परपेट्रेटर्स है। एक्सटर्नल का मतलब हुआ वो यूके का नहीं था, वो पाकिस्तान बेस्ड होगा, वो बांग्लादेश बेस्ड होगा, वो भूटान बेस्ड होगा, वो चाइना बेस्ड होगा। मतलब चाइना से परपेट्रेटर्स यूके के सिस्टम्स को हैक कर रहा है, चाइना से हैक कर रहा है बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के यूके के सिस्टम को हैक कर रहा है, पाकिस्तान से बैठ के इंडिया के सिस्टम को हैक कर रहा है, चाइना से बैठ के इंडिया के सिस्टम को हैक किया जा रहा है। तो ये परपेट्रेटर्स जो था, और ये जो सर्वे किया गया था दोस्तों, ये 2018 में सर्वे किया गया था। मतलब जब 2018 का डेटा है 49% जितने भी क्राइम थे वो सारा साइबर क्राइम के द्वारा था। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि 2 साल में निश्चित रूप से ये क्राइम 49% अराउंड 60 to 70% चला गया होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जितना यूज इंक्रीज होगा, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉड भी उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब मेरे पास आप लोगों को बताने का एक और एग्जाम्पल्स है कि कैसे फ्रॉड टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने से कैसे फ्रॉड होता है। इस आदमी को आप जानते होंगे, ये आदमी है नीरव मोदी। इस आदमी ने बैंक में फ्रॉड किया। देखो हमारे पास लिखा हुआ है स्कैम और फ्रॉड। कंपनीज ऑन्ड बाय डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी आर एलिज्ड टू हैव swindled पंजाब नेशनल बैंक ओवर 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ का इसने फ्रॉड किया था, 11,000 करोड़ का, राइट। पंजाब नेशनल बैंक का सभी लोग जानते होंगे, बहुत चर्चा में आया था ये। When did the fraud take place? ये फ्रॉड कब हुआ? 2011, और लास्ट जो हुआ फ्रॉड वो 2017। डिटेक्ट कब हुआ? मतलब फ्रॉड जो स्टार्ट हुआ था 2011 से शुरू हो गया था और 2017 तक फ्रॉड चला। दोस्तों बड़े हैरानी की बात है, क्या 2011 से 2017 के बीच में इस कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ होगा? मतलब बैंक का ऑडिट नहीं हुआ होगा? जिस बैंक का फ्रॉड हुआ निश्चित हुआ होगा। तो क्या ऑडिटर इस स्कैम को डिटेक्ट क्यों नहीं किया? ऑडिटर इसे डिटेक्ट क्यों नहीं किया? दोस्तों ऑडिटर डिटेक्ट तब करता ना जब उसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती। ऑडिटर डिटेक्ट तब करता जब उसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती। अब आपको हम एज एन एम्प्लॉय बता रहे हैं कि आप सीए बन के अगर किसी फर्म में एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, वहां भी आपको टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो अभी कभी आपको समझ आ जाएगा दोस्तों इस एग्जाम्पल से। अब इस एग्जाम्पल से मैं आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बता रहा हूं, अब एज एन एम्प्लॉय बता रहा हूं कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और किसी कंपनी में काम करते हो, अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जाते हैं तो कैसे आप एरर को डिटेक्ट करने में, फ्रॉड को डिटेक्ट करने में सक्सेस नहीं पाते हैं, उसका
रीजन अभी आपको पता चलेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2011 से स्टार्ट हुआ, 2017 तक चला, डिटेक्टेड इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2018। 18 जनवरी में थर्ड वीक में डिटेक्ट हुआ था। पीएनबी मैनेजमेंट अप्रोच टू सीबीआई ऑन जनवरी 29। सीबीआई इस केस को लीड किया था, इन्वेस्टिगेट किया था। हाउ वाज इट कैरीड? इन 2011 it began with a much smaller amount with a single LOU। LOU का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अराउंड 800 करोड़। 800 करोड़ को लिटिल अमाउंट बोला जा रहा है। क्यों लिटिल अमाउंट बोला जा रहा है? क्योंकि 11,000 करोड़ है, तो 11,000 करोड़ के रिस्पेक्ट में इसे स्मॉलर अमाउंट बताया जा रहा है, स्मॉलर अमाउंट। व्हाट इज LOU? मैंने पहले बताया, इट इज अ गारंटी दैट बैंक इज ऑब्लाइज टू रीपे द लोन इफ द एक्चुअल बोरोअर नीरव मोदी इन दिस केस फेल्स। मतलब आप ये समझो, नीरव मोदी एक मर्चेंट था, व्यापारी था, जो बाहर के कंट्री से, अमेरिका वगैरह से डायमंड परचेज करता था। तो एक तरीके से बैंक गारंटर बन गया, मतलब पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी का गारंटर बन गया। और उस मर्चेंट को बोला कि अगर नीरव मोदी पेमेंट नहीं करेगा, इनको दे दो, आप डायमंड दे दो। अगर नीरव मोदी फेल हो जाता है पेमेंट में, तो बैंक ने कहा कि मैं पेमेंट करूंगा। इस बात की अंडरटेकिंग बैंक ने ले लिया, गारंटी ले लिया बैंक ने, राइट। ये गारंटी दोस्तों ऐसे नहीं ली जाती है। इस गारंटी के लिए बैंक जो होता है वो अपने कस्टमर, जिसका ये गारंटी देता है, उससे कुछ कोलेट्रल लेता है, मतलब उसका कुछ गिरवी वगैरह रखता है, या कह लो कि उसके कुछ फाइनेंशियल्स को चेक करता है, तभी जाके बैंक गारंटी देता है। बैंक ऐसे गारंटी नहीं देता, बैंक ऐसे अंडरटेकिंग नहीं देता, राइट। लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ, अब आप इसमें मत जाइए। बैंक ने गारंटी दिया, अंडरटेकिंग दिया। देखिए कहता है, व्हेन डिड इट गो रॉन्ग? व्हेन द क्रेडिट ड्यू वाज नॉट पेड इन द टाइम। अब जरूरी है कि 800 करोड़ अगर आपने दिया अंडरटेकिंग, तो जब तक वो 800 करोड़ पे नहीं कर देता है नीरव मोदी, तब तक बैंक को दूसरी गारंटी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन यहां कह रहा है, हाउ मोर LOUs वर इशूड ऑन बिहाफ ऑफ PNB टू ऑफसेट द पेमेंट। जब 800 रुपए उसने 800 करोड़ वापिस नहीं किए, तब आप और भी कैसे उसको पेमेंट इशू कर रहे हो, मतलब LOU दे रहे हो आप। When the borrower did not repay the first 800 crores, the bank ought to have stepped in and booked a default by the group company। बैंक को उसे डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देना चाहिए कि अब इसका गारंटी हम नहीं लेंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है। मैं कहीं जा रहा था, मुझे भूख लग गई, तो मैं दुकान पे गया, मेरे पास पैसे नहीं दोस्तों। वहां पर हमारे एक पढ़े हुए बच्चे हमें मिल गए, नमस्ते किया। मैंने कहा बेटा मुझे भूख लगा, एक बिस्किट जरा दिला दे दुकानदार से। उसने कहा दुकानदार को कि बिस्किट दे दो, हमारे गुरुजी हैं। बोला सर पेमेंट कब करोगे? मैंने कहा 10-15 दिनों में पेमेंट कर दूंगा। 10-15 दिनों में मैंने पेमेंट नहीं किया। 20 दिन बाद फिर से मैं उधर से जा रहा था और आप ही फिर वहां खड़े थे। आप बताओ, आप हमारे को देखते हुए दुकानदार से क्या पूछोगे? वो जो आ रहा है वो पेमेंट आपका कर दिया है? नहीं नहीं नहीं, वो तो पेमेंट नहीं किया है। आप वहां से खिसक लिए और बोला इनसे पेमेंट ले लेना। आप बताइए आप क्यों खिसक लिए? कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरी बार जाके फिर से आपको कह दूं कि जरा सा आप हमें एक बिस्किट का डब्बा दिलवा दो। देखो, तो जो गारंटी होता है, गारंटी आप अगर किसी का लेते हैं और वो गारंटी में फर्स्ट टाइम फेल हो जाता है, तो हम दूसरी बार गारंटी उसकी कभी नहीं लेते। तो बैंक के केस में जब 800 करोड़ में फेल हो गया, तो फिर कैसे गारंटी लिया गया? अभी सारी बात आएंगे, ऑडिटर पे आएंगे। जरा बेटे ध्यान से सुनना है आप लोगों को। यहां पर इंस्टेड ऑफ 2 PNB एम्प्लॉयज इशूड मोर LOUs ऑन बिहाफ ऑफ PNB। देखिए 2 एम्प्लॉयज यहां मिला हुआ था और वो LOU पे LOU इशू करते जा रहा था। ये कंटिन्यू होते रहा और ओवर ड्यू लोन्स एक्सीड 11,000 करोड़। जो लोन था वो 11,000 करोड़ को एक्सीड कर गया। हाउ डिड मैनेजमेंट मिस अ कोलोसल फ्रॉड? कोलोसल का मतलब होता है दोस्तों बिग फ्रॉड। इतना बिग फ्रॉड को मैनेजमेंट मिस कैसे किया?
PNB sources say bank isn't fully integrated on a CBS. देखिए यहां पर जो वर्ड है हमारा CBS, ये जो वर्ड आप देख रहे हो कोर बैंकिंग सिस्टम, यही आपका EIS का 5वां चैप्टर है। 5th चैप्टर जो आपका EIS का है दोस्तों, दैट इज व्हाट, कोर बैंकिंग सिस्टम। मतलब अगर हम कोर बैंकिंग सिस्टम की जानकारी रखते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम का अगर हम नॉलेज रखते हैं अच्छे से प्रॉपरली, मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है बैंक में, कैसे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है, कैसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू होता है ना, ECS डेबिट क्या होता है, ECS क्रेडिट क्या होता है, स्विफ्ट अकाउंटिंग क्या होता है, अगर ये सारी जानकारी हमारे पास प्रॉपर होता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से एज एन ऑडिटर हम इस फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन PNB में ये फ्रॉड इसलिए डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि जो ऑडिटर साहब थे उनको IT सिस्टम की नॉलेज ही नहीं थी, और वहां पर वो फ्रॉड चल रहे थे पर उनको पता ही नहीं था। ब्लैक बॉक्स हम कहते हैं कंप्यूटर को, काला डब्बा के अंदर सब कुछ हो रहा था पर ऑडिटर साहब को पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि उसके लिए आपको इस ब्लैक मैजिक बॉक्स जो काला डब्बा कंप्यूटर है इसकी जानकारी रखनी पड़ेगी कि इसमें सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, इसमें हार्डवेयर कैसे काम करता है, इसमें नेटवर्क कैसे काम करता है, इसमें डेटाबेस कैसे काम करता है, हार्डवेयर से रिलेटेड क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, इनपुट से रिलेटेड क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, आउटपुट से रिलेटेड क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, डेटाबेस से रिलेटेड क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, कैसे हम उस फ्रॉड को दूर कर सकते हैं कंट्रोल लगा के। अगर इसकी नॉलेज आपके पास नहीं है तो दोस्तों जो पर्सन बैंक का IT सिस्टम लगाता है वो एक IIT का इंजीनियर होता है। अब आप ही सोचो, IIT के इंजीनियर्स अगर कोई फ्रॉड करेगा कंप्यूटर से रिलेटेड और आप गए हैं उस फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड ही हो, लेकिन वो फ्रॉड तो कमिट हो रहा है, इंसान तो नहीं कर रहा है, वो फ्रॉड तो कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। तो कंप्यूटर के द्वारा अगर फ्रॉड किया जा रहा है और वो फ्रॉड करने वाले IIT का इंजीनियर है जो कि प्रोग्रामिंग में चेंज करके फ्रॉड कर रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास उस इंजीनियर से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। उससे कम नॉलेज अगर आपके पास होता है तो निश्चित रूप से आप फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। वो फ्रॉड होते रहेगा पर आप उस फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो फ्रॉड अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उस इंजीनियर से एटलीस्ट ज़्यादा नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसके द्वारा, क्योंकि आप सिंपल सा समझो मेकर और चेकर, अगर मेकर कोई डेलिबरेटली जानबूझ के अगर कोई उसमें गलती करता है, जानबूझ के किसी फ़ायदा के लिए अगर वो एम्बेजलमेंट करता है और आप उसके एम्बेजलमेंट को डिटेक्ट करने जा रहे हो, तो आपके पास मेकर जो चेकर, मतलब ऑडिटर एक चेकर होता है, तो चेकर के पास मेकर से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। देखो यही चीज़ यहाँ पर हुआ दोस्तों। Should not bank have other ways of keeping track of this? तो बैंक कहते हैं we have an internal rule wherein officials are rotated within the departments, ideally every few months, कुछ महीने में रोटेट होते हैं ऑफिसर्स को, but the two accused were in the same role in the same branch for 7 years. अब देखिए ये बैंक का इंटरनल कंट्रोल्स है। बैंक का इंटरनल कंट्रोल कहता है कि आप एम्प्लॉयज को रोटेट करते रहो, एक जगह पर एम्प्लॉयज को मत रखो, क्योंकि एक जगह पर एम्प्लॉयज को रखोगे तो कॉल्यूजन करेगा, वो बाहरी से मिलके साठ-गांठ करके क्लाइंट से मिलके और वो फ्रॉड कर सकता है। इसलिए बैंक में एक कंट्रोल है कि एम्प्लॉयज को एक बैंक में 3 साल से ज़्यादा मत रहने दो, 2 साल से ज़्यादा मत रहने दो, उसके ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दो, उसका हो सके तो सिटी बदल दो। ये कंट्रोल है, लेकिन इस कंट्रोल को यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ। जो एक्यूज था एम्प्लॉयज, 2 एम्प्लॉयज जिन्होंने वो कांड किया था, वो 7 सालों से एक ही ब्रांच में काम कर रहा था। निश्चित रूप से यहाँ पर फ्रॉड तो हुआ है। अब देखिए, अब आप यहाँ कहेंगे यहाँ ऑडिटर का क्या रोल है?
दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया, इंटरनल कंट्रोल का ये पार्ट है बैंक का। इंटरनल कंट्रोल बैंक में तो ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाते हैं। तो जब इंटरनल कंट्रोल का जब आप ऑडिट करने जाते हो तो ऑडिट में तो आपको कम से कम देखना चाहिए था ये बात कि 7 साल से एक एम्प्लॉय एक जगह पर कैसे पोस्टिंग है, एक जगह पर कैसे पोस्टिंग है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको बैंक का इंटरनल कंट्रोल, बताऊंगा आपको चैप्टर नंबर 5 में दिखाऊंगा इन चीज़ों को कि ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक ऑडिटर को जब ऑडिट करने जाता है तो ऑडिटर उस चीज़ को चेक करता है, तो फिर आपके चेकिंग में ये क्यों नहीं आया, आप कैसे नहीं ये डिटेक्ट कर पाए। तो ऑडिटर का भी तो यहाँ पर केस बनता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है, इज इट द फर्स्ट टाइम दैट सच अ फ्रॉड हैड अकर्ड। कहता है नो, a bunch of Indian bank faced massive losses due to unpaid loans. Winsome Diamonds, which defaulted for the first time in 2013, the loan given to Winsome and its associate entity Forever Diamonds were through the similar SWIFT route. SWIFT account एक रूट होता है। इलाहाबाद बैंक का 4,000 करोड़ रुपए का इसमें नुकसान हुआ था। यूनियन बैंक का 1,000 करोड़ का और 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। एसबीआई का 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ। एक्सिस बैंक का 2,000 करोड़ का इसमें नुकसान हो चुका है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस फ्रॉड। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस फ्रॉड का? लॉस ऑफ पब्लिक फेथ इन पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक में पब्लिक का फेथ लॉस होगा, क्योंकि आप सब जानते हो दोस्तों, जो कंपनीज होते हैं या जो पीएसयूज होते हैं उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। पब्लिक का ट्रस्ट आप खो रहे हैं। निश्चित रूप से अगर ऐसा ये इंसिडेंट रिपीटेड इंसिडेंट होगा तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, पब्लिक का जो विश्वास है बिजनेस के ऊपर, वो डगमगा जाएगा। PNB shareholders may see their wealth eroding further as the 11,300 crore liability is more than a third of the bank's market value. बैंक के जो मार्केट वैल्यू है उसके 1/3 से ज़्यादा है जो पैसा निश्चित रूप से बैंक का डूब गया 11,300 करोड़ का। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द दिस बिग फ्रॉड, उसी के कंटिन्यूएशन में है। दिस इज बिसाइड द टैक्स पेयर मनी दैट विल बी लॉस्ट इन द लिटिगेशन एंड गेटिंग मोदी एंड चौकसी एक्स्ट्राडिटेड। मतलब आज के डेट में दोनों भगौरे हो गए हैं, दूसरे कंट्री में चले गए। अब सरकार को और पैसा खर्च करना पड़ रहा है उसको उस कंट्री से यहाँ मंगाने में। बार बार तो वकील भेजना पड़ता है यूके के कोर्ट में अपनी स्टैंड को रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को। तो देखो कितना खर्चा, मतलब बैंक का ही खर्चा, ये बैंक पे करती है, उस लॉयर का फीस बैंक पे करती है, क्योंकि अब उस बाहर के कंट्री में भाग गया है तो उसको वहाँ से यहाँ एक्सट्रैक्शन करके यहाँ पर लाना होगा। इसमें बैंक के खर्चे होंगे। तो कितने खर्चे हो रहे हैं आप देखो, कितना लॉस होगा। साथ साथ देखो कहता है हु विल पे द लॉसेस, इस लॉस को कौन पे करेगा। तो आरबीआई इंस्ट्रक्टेड पीएनबी टू पे अदर बैंक्स फॉर द लोन डिसबर्स्ड टू द मोदी एंड चौकसी। पीएनबी बुक्स will then have to show the amount as loss। आपको पीएनबी को ये लॉस में दिखाना पड़ेगा कि पीएनबी का इतना लॉस है। आ गया दोस्तों रोल ऑफ ऑडिटर इन दिस केस। इस केस में ऑडिटर का क्या रोल है? ऑडिटर से इट इज डिफिकल्ट। ऑडिटर क्या कहते हैं देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर सच फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन इन द स्टैच्यूटरी ऑडिट प्रोसेस। यस, there were clear gaps in the entire internal control which include audit process, says Rakesh Nagia, managing partner Nagia and Company। Nagia and Company था जो कि ऑडिटर मतलब अपॉइंट किया गया था उस बैंक का। व्हाट मेक्स द टास्क मोर डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर, कहते हैं ऑडिटर के लिए बहुत डिफिकल्ट था। देखो कितना अच्छा एक्सक्यूज है कि ऑडिटर के लिए ऐसे ट्रांजेक्शन को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था, डिफिकल्ट था। दोस्तों वाई इट वॉज डिफिकल्ट, मैंने आपको पहले बताया, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपके पास नहीं था, जिसकी वजह से, क्योंकि कोर बैंकिंग सिस्टम, पुराना बैंकिंग तो रहा नहीं,
कोर बैंकिंग सिस्टम में हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज होता है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगा नहीं तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि आपके लिए काम डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा। There is a failure in the complete chain of the responsibility matrix that could not have continued without collusion, he says. Such fraud can only be captured if auditor, whether the internal or statutory auditor, monitor high value or unusual transaction on a routine basis, she says. Role of auditor, use of data analytics technology. देखो आ गया वो दोस्तों, in the audit process enhances the chance of highlighting any transaction which is an outlier and could need further investigation, he says. अभी अभी आपको मैंने कहा था ना एक ऑडिट हुक्स के बारे में, ऑडिट हुक्स, ये ऑडिट हुक्स जो है यही डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर आता है कि आपको देखो टेक्नोलॉजी में जाना ही पड़ा। कहते हैं डिफिकल्ट तब नहीं होता जब ऑडिटर को, चूंकि ऑडिटर को डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा और यूज करने आता नहीं तो डिफिकल्ट है। बट अगर हमारे ऑडिटर साहब को डेटा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी को यूज करने आए, अब आप कहोगे क्या आपके सिलेबस में ये टॉपिक है? बिल्कुल है आपके सिलेबस में टॉपिक। डेटा एनालिटिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 में आपको डेटा एनालिटिक्स के बारे में समझाया जाएगा आपको कि कैसे डेटा एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर काम करता है, कैसे आप ऑडिटर उसका इस्तेमाल करते हो, ये आपको निश्चित रूप से दोस्तों बताए जाएंगे। देखो जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर जिसके कारण वहाँ पर फ्रॉड हुआ था वो सारे टर्म्स आपको आपके सिलेबस का पार्ट है जो कि आपको हमें बताना है, आपको हमें समझाना है। मोर ओवर ऑडिटर नीड टू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट बिजनेस एंड द रिलेटेड रिस्क। देखिए यहाँ पर वर्ड है, ऑडिटर्स के पास बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। मतलब निश्चित रूप से ये सब बता रहा है डिफिकल्ट क्यों था, मतलब ऑडिटर को कोर बैंकिंग सिस्टम के नॉलेज नहीं था। या ऑडिटर को कह दो मेहुल चौकसी जो काम कर रहा था, नीरव मोदी जो काम कर रहा था, उसकी पूरी नॉलेज नहीं था। उसके रिलेटेड जो रिस्क हैं, रिस्क मतलब आईटी से रिलेटेड, जब आप आईटी का इस्तेमाल करोगे तो रिस्क भी अकर्ड होगा, वो आईटी से रिलेटेड होगा। ये भी आपको मैंने बता दिया था कि कैसे ईएनवाई कंपनी और पीडब्ल्यूसी कंपनी बताया कि आज के डेट में मैक्सिमम जो फाइनेंशियल रिस्क अकर्ड हो रहा है वो अपने रिपोर्ट में उन्होंने बताया है वो आईटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क अकर्ड हो रहा है। दिस विल हेल्प देम फ्लैग ऑफ एनी सस्पेक्टेड डेविएशंस फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल ही एड्स। अगर ये नॉलेज उसके पास होता ऑडिटर के पास तो ये उसे मदद करता। अब कहते हैं आईसीए इस केस में कैसे रिएक्ट किया। आईसीए सेंट नोटिस टू ऑल स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ब्रैडी हाउस ब्रांच टू अपीयर बिफोर इट्स डिसिप्लिनरी बोर्ड। देख रहे हो नोटिस चला गया ऑडिटर को कि आप डिसिप्लिनरी बोर्ड के सामने। यहाँ पर एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, अब वो दिन गए कि ऑडिटर को डिसिप्लिनरी बोर्ड ऑफ आईसीआई के पास अपीयर होना पड़ेगा। अब सभी को पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसको कि हम लोग नफरा कहते हैं, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना कर दिया है, इसको कंस्टिट्यूट कर दिया है। और अब रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, अगर कोई भी उसमें इरेगुलरिटीज होता है तो उसकी सुनवाई अब सीए की बजाय, आईसीआई की बजाय नफरा के अंदर होगा। दोस्तों याद रखना, पहले तो बच जाते थे ऑडिटर क्योंकि उनकी सुनवाई करने वाले जो लोग थे वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, लेकिन अब बचना मुश्किल होगा क्योंकि मैंने पहले बताया मोदी जी इन सब के ऊपर बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और इन्होंने ये अथॉरिटी बना दिया है, जिस अथॉरिटी से निश्चित रूप से जो सीए का काम है, पहले आप बड़े आसानी से बच जाते थे कि जी हमारे
हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, मतलब हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इतनी ट्रांजैक्शन, बहुत सारे बचने के तरीके थे, वो सारे तरीके को बंद किए गए हैं कि अगर अब आप गलत करते हैं या अनजाने में आपसे अगर गलतियां होती है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको नॉलेज नहीं है और आप वो काम कर देते हैं और आपसे अनजाने में गलतियां होती है, तो इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप लैक ऑफ नॉलेज है तो आप काम ही मत करिए। अगर आप काम करते हैं और काम गलत होते हैं, उसके नतीजे गलत होते हैं और उससे अगर फाइनेंशियल लॉस होता है तो उस लॉस को आपको बेयर करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई होगी दोस्तों। तो ये आपका इससे रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पर हमने कहाँ से लिया, इकोनॉमिक टाइम्स से ये कंटेंट को हमने लिया है, तो आप भी इसको चेक कर सकते हो। एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको, एक बहुत छोटा सा और एग्जाम्पल्स है, इसके बाद हम आपकी सिलेबस की अब बात करेंगे, फिर बताएंगे कि हमारे साथ आप कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे आप बेटर वे में इस सिलेबस की स्टडी कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट की आप स्टडी कर सकते हैं। अभी सारे पॉइंट पे आएंगे। राज की क्लास तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेटिव क्लास, मैंने पहले आपको बताया, पढ़ाई की बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, पढ़ाना तो है ही, पढ़ना तो आपको है ही, लेकिन आज वो बातें हमें बतानी है जो कि शायद पढ़ाई के दौरान हम लोग नहीं कर पाते, और मोटिवेशन के लिए कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है, इसकी डिसीजन के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी था, आपके लिए बहुत ज़रूरी था। दोस्तों देखो यहाँ पर मुंबई में कहता है, बैंक ऑफ इन इंडिया विल either replace or ask user to change the security code as many as 3.2 million debit card in what's emerging as one of the biggest ever breaches of financial data in India. People aware of the matter said several victims have reported unauthorized usage from the location in the China. बेटे आपने सुना होगा, ये कुछ साल पहले की बात है, इंडिया में जितने भी बैंक्स थे, सब सारे बैंक में पहले जो डेबिट कार्ड आता था ना आपका, उसमें मैग्नेटिक चिप नहीं होता था, पर अब जितने भी डेबिट कार्ड हैं, पुराने सारे डेबिट कार्ड को बंद कर दिए गए और अब जो डेबिट कार्ड आया उसमें मैग्नेटिक चिप लगाया गया। क्यों चिप लगाया गया मैग्नेटिक? वो मैग्नेटिक चिप इसलिए लगाया गया क्योंकि मैग्नेटिक चिप लगाने से उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है जो चिप लगाने से, और पहले मैग्नेटिक चिप होता नहीं था तो उसकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ती थी। मैग्नेटिक वाला जो था उसमें फ्रॉड ज्यादा हो रहे थे, वो डेटा हैक हो गया था और चाइना से हैकर्स ने हैक कर लिया था। याद होगा आपको बताया गया था एक्सटर्नल परपेट्रेटर्स, वो इसलिए बताया गया था एक्सटर्नल परपेट्रेटर्स कि चाइना से उसे हैक किया जा रहा था। एम आई क्लियर? तो ये आप लोगों को समझना है कि आपको अगर किसी भी बैंक में या किसी भी कंपनी में आप जाते हैं काम करने, तो दोस्तों जहां आप काम करने जाओगे वहां टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में जो एरर होगा, जो फ्रॉड होगा फाइनेंशियल, वो भी टेक्नोलॉजी के मदद से होगा। तो आप अगर उस फ्रॉड को डिटेक्ट करने जाओगे तो निश्चित रूप से आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, आप उस फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, आप अगर अपना बिजनेस रन करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के सही नॉलेज नहीं होने पे आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी लायबिलिटी का काम करेगा, आपके लिए लॉस मेकिंग का काम करेगा, वो प्रॉफिट मेकिंग का काम नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी के प्रॉपर नॉलेज रखने से आप अपना व्यापार करते हैं तो प्रॉफिट मेकिंग का काम करेगा। अगर आप एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी के मदद से अगर कोई फ्रॉडस्टर्स फाइनेंशियल क्राइम करता है तो आप उस क्राइम को डिटेक्ट कर पाने में सफल होंगे, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है। एक लास्ट आपको बता दूं और उसके बाद अब मैं अपने सिलेबस की बात करूंगा, कुछ आपको कंटेंट भी बताऊंगा। राइट, देखिए दोस्तों, अब
किसी भी कंपनीज में, कोई भी कंपनीज है जो कंपनीज आईटी को यूज करती है एज टूल यूज करती है आईटी को, उस कंपनी को 2 ऑडिट कराने पड़ते हैं। एक तो जो आप लोग जानते ही हो, स्टैट ऑडिट, और एक उस कंपनी को कराना पड़ रहा है आज के डेट में जिसको हम लोग करते हैं आईएस ऑडिट। आईएस ऑडिट। देखिए, अब स्टैट ऑडिट की भी बात करेंगे ना, तो अब यहां पर हो रहा है ईडीपी ऑडिट। अब ईडीपी ऑडिट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिट। मतलब अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, अगर हम अमेजॉन की बात करें, तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में डेटा हार्ड कॉपी में तो होता ही नहीं है दोस्तों, उसमें तो सारे डेटा सॉफ्ट कॉपी में है। तो जब सारे डेटा सॉफ्ट कॉपी में होगा तो जो ऑडिट होगा वो भी ऑडिट हार्ड कॉपी में नहीं हो सकता, वो सॉफ्ट कॉपी में ही होगा, मतलब सॉफ्टवेयर की मदद से होगा। तो उस ऑडिट को हम कहते हैं ईडीपी ऑडिट। आप ध्यान रखना, अगर आप प्लेन सीए हैं, यू आर प्लेन चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन नॉट डू दिस ऑडिट। एक प्लेन चार्टर्ड अकाउंटेंट इस ऑडिट को नहीं कर सकता। मीन्स मैं यहां पर जो कह रहा हूं उसको ध्यान देना है अपने को। प्लेन सीए कैन नॉट डू ईडीपी ऑडिट। ईडीपी ऑडिट नहीं कर सकते, प्लेन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता। तो कौन करेंगे? इस ऑडिट को करने के लिए सीए के पास विद डीसा क्वालिफिकेशन, आपके पास डीसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बगैर डीसा क्वालिफिकेशन का आप ये ऑडिट नहीं कर सकते। अब दोस्तों आप ही बताओ कि जो कंपनीज डिजिटल मोड में काम करती है उसकी संख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि उसकी संख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो अगर उसकी संख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे को डीसा की रिक्वायरमेंट हर किसी सीए को पड़ेगा। और जब आप डीसा पढ़ने जाते हो तो डीसा में जितने भी, मतलब सीए बनने के बाद आप डीसा करते हैं, सीए बनने से पहले आप डीसा नहीं कर सकते, एक मेंबर ही डीसा कर सकता है। तो जब आप डीसा करने जाते हैं तो डीसा में आपका जितना भी कंटेंट है, कोर्स का कंटेंट है, वो सारे कंटेंट ईआईएस का है। यहाँ जो ईआईएस में आप पढ़ेंगे वो बेसिक पढ़ेंगे, और ईआईएस का जो एडवांस है यही आपका डीसा है, यही एडवांस डीसा है, यही इसका एडवांस डीसा है। मतलब इसका आप जो 5 चैप्टर्स यहाँ पढ़ते हैं वो वहाँ पर जाके 10 बुक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 बुक्स होंगे, मतलब 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, 10 डिफरेंट मॉड्यूल्स होगा। और जो एक चैप्टर यहाँ पर है उस चैप्टर पे वहाँ पर 2-2 बुक्स बन जाएंगे, 2-2 मॉड्यूल्स बन जाएंगे, तो 10 मॉड्यूल्स पढ़ने होंगे, राइट। अब आइए इधर आईएएस ऑडिट। ये ऑडिट तो स्टैट ऑडिट का मैंने बात किया आपको। अब हम आते हैं आईएएस ऑडिट के अंदर। अगर हम आईएएस ऑडिट की बात करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं जो कि आईटी को एज ए टूल्स यूज करती है, उसके हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, उसका डीबीएमएस सिस्टम, उसका नेटवर्क सिस्टम, इन सिस्टम का ऑडिट होता है। इसके ऑडिट होते हैं, इसका भी ऑडिट होता है। ध्यान देना कि कहीं जो हार्डवेयर है उसमें कहीं कोई फ्रॉड का स्कोप तो नहीं है। सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और नेटवर्क, इसकी भी ऑडिट होती है, इसकी भी ऑडिट होगी। तो इसकी ऑडिट के लिए दोस्तों अब
आप लोगों को ये समझना होगा कि डीसा का सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आईएएस ऑडिट में जो आईएएस ऑडिटर होता है कंपनी का, वो होना चाहिए इंजीनियर्स को। वाकई में इंजीनियर्स को होना चाहिए, पर इंजीनियर्स को ऑडिट का राइट नहीं दिया गया। ऑडिट का राइट तो सीए के पास होता है। पर इन सीए के लिए रिक्वायरमेंट क्या हुआ, जरा देखो कि सीए के पास डीसा होना चाहिए और प्लस सीसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप ये ऑडिट कर सकते हैं। अब आप ही इमेजिन करो कि अगर आप गूगल के हार्डवेयर को, गूगल के सॉफ्टवेयर को, गूगल के नेटवर्क को अगर आप ऑडिट करते हो तो आपको कितनी प्राउड फील होगा। अगर आप फेसबुक का हार्डवेयर को, फेसबुक का सॉफ्टवेयर को, क्योंकि आप कहेंगे, कई लोग कहेगा क्यों ऐसा क्यों कराया जाता है। दोस्तों आप बताइए, फेसबुक अगर मेरा डेटा चोरी कर रहा हो तो, फेसबुक अगर मेरा कॉन्फिडेंशियल डेटा की चोरी कर रहा हो तो, आज आप सुने होंगे चाइना के कई सारे ऐप्स को भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? तो दलील ये दिया गया कि ये डेटा चोरी करता है। डेटा चोरी करता है इसलिए बैन किया गया। मतलब आईएएस ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया होगा कि ये कंपनी का जो हार्डवेयर है, इस कंपनी का जो सॉफ्टवेयर, ये जो ऐप बना हुआ है, डेटा चोरी करने के लिए बना हुआ है। तो इसके लिए भी अब आप लोगों को एक अदर वे में, स्टैच्यूटरी ऑडिट के अलावे भी एक अलग एरिया में आपके लिए अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। और आप हैरान हो जाएंगे कि ये स्टैट ऑडिट तो सभी को पता है, लेकिन आईएएस ऑडिट नहीं पता है लोगों को कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन आल्सो डू आईएएस ऑडिट, राइट। दोस्तों, हमारे को जो हमें जानकारी आपको प्रोवाइड करना था कि हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए ईआईएस सब्जेक्ट की, किस इंटरेस्ट के साथ, किस इंथुजियाज्म के साथ आपको पढ़ना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। डिसीजंस आपको लेने हैं। अब हमें आपको कुछ सिलेबस से रिलेटेड बात करनी है, क्योंकि अभी तक तो जो भी बात हमने बताया, ये बात सिर्फ ये था कि किस लेवल की आपको स्टडी करनी चाहिए। क्या आपको केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए या इसको आपको अपॉर्चुनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए पढ़ना चाहिए, राइट। आओ अब हम लोग बात करते हैं कि ईआईएस और एसएम, ये आपका पेपर 7th का पार्ट ए है और ये आपका पार्ट बी है। 50 मार्क्स यहाँ पर और 50 मार्क्स यहाँ है। दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं। आप सभी को पता होगा कि इसमें 15 मार्क्स के एमसीक्यू होता है क्वेश्चन में, और 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। सिमिलरली अगर हम इधर आए, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। 15 मार्क्स का एमसीक्यू होगा और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव होगा। जैसा कि जो इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर आया है और जो इंस्टीट्यूट का आरटीपी का पैटर्न देखने से जैसा कि लग रहा है कि आने वाले समय में जो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव वाला भी वो केस बेस्ड ज़्यादा रहेगा, मतलब केस पे आधारित रहेगा। मीन्स अगर आप रट लिए हैं सब्जेक्ट को, रट्टूमल हैं, तो आप शायद उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब निश्चित रूप से आपको सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप इस सब्जेक्ट का आपके पास डेप्थ नॉलेज हो
और डेप्थ नॉलेज में दोस्तों मैं एक बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल की आपके पास डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और इसलिए मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है, मैं भी बुक पहले स्टूडेंट को प्रोवाइड किया करता था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है पिछले कुछ 1-2 अटेम्प्ट से कि मैं बुक प्रोवाइड करने की बजाय जो आईसीआई का स्टडी मैट है उसी से अपनी क्लास में पढ़ाऊंगा, स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगा। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे चुनौतियों का भी सामना इसमें हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बच्चे कहेंगे यार टीचर के तो बुक्स नहीं है। बुक्स हमारा है, हम बुक्स देते हैं बच्चे को, लेकिन हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे वो हम अभी आपको बताएंगे। पर जहां तक पढ़ाने का सवाल है दोस्तों क्लास में, वो हम आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल के एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत स्टूडेंट ने बताया कि सर स्टडी मैट से क्यों नहीं पढ़ाते हैं टीचर लोग, क्या स्टडी मटेरियल में लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, क्या स्टडी मटेरियल स्टूडेंट को पढ़ने में नींद आती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज बहुत आसान आपको बनाया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल से ही बताएंगे हम कोई सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, हम क्लास में सिंप्लीफाई करेंगे, ना कि हम सिंप्लीफाई करके आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे। और एक तो स्टडी मटेरियल, ज़रा ध्यान देना, यहाँ स्टडी मटेरियल है, मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ लाया। आप जब एग्ज़ाम में लिखने जाओगे तो उसको यहाँ लेके आ जाओगे। अब आप सोचो यहाँ से कितनी गैप आपने क्रिएट कर दिया। ये काम मैं नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर स्टडी मटेरियल है, मैं इसी को समझाऊंगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गैप क्रिएट होगा, यहाँ पर गैप क्रिएट होगा। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है वो कुछ नीचे खिसक जाए, हम कुछ ऊपर आ जाएं, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं दोस्तों कि अगर स्टडी मटेरियल यहाँ है तो हम इसी को आपको समझाएंगे, इसी को पढ़ाएंगे। एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक आएगा, इतनी ज़्यादा गैप होगा, वो गैप बेटे आपका टॉलरेबल होगा। वो गैप नहीं कहा जाता है, वो ये हुआ कि कॉन्सेप्ट हमने समझा है, अब हम अपनी लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में उसे एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, तो उस गैप को हम गैप नहीं कहते, गैप को गैप नहीं कहते। ठीक है, देखिए एक बात है दोस्तों, अब यहाँ पर है क्या ये जो एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू कंपलसरी होता है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि आते हैं नहीं आते हैं? क्या कभी ऐसा भी होता है 15 मार्क्स की जगह पर 10 नंबर के आ जाए, 5 नंबर के आ जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। 15 नंबर का मतलब 15 नंबर होगा, यहाँ 15 मार्क्स के आएंगे, यहाँ भी 15 नंबर्स के आएंगे एमसीक्यू, ये फिक्स है। अब दोस्तों ये जो 35 नंबर है और यहाँ जो 35 नंबर है, एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ 35 की जगह 45 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस होंगे 45 के। मतलब ये हुआ कि 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो ऑप्शनल होगा, ये ऑप्शनल होगा, ये आपके ऊपर है कि आपको सेलेक्ट करना होता है एक क्वेश्चन में कि आपको किसकी जवाब देना है। नहीं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, मतलब कहने का कि एक पूरा का पूरा जो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें मतलब सब क्वेश्चंस भी होंगे, 5 नंबर 5-5 के हो सकते हैं, 2 या 6-4 के 2 होते हैं, तो एक क्वेश्चन कंप्लीट आप छोड़ सकते हैं। मतलब वो आपको ऑप्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन अपने को छोड़ना है। वहीं पर ध्यान रखना है एक क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी भी होता है सब्जेक्टिव में, मतलब उसका जवाब देना कंपलसरी होता है। तो सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा, मतलब 1 क्वेश्चन कंपलसरी होगा। और सेम ट्रेंड आपका, सेम ट्रेंड यहां भी होगा, सेम ट्रेंड में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, मतलब यहां भी वही होगा, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा होगा। ठीक है ना?
यहाँ भी सेम होगा, राइट। तो देखो दोस्तों ध्यान दो अब यहाँ पर कि आपको यहाँ भी एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, और एक क्वेश्चन एसएम में भी आपका कंपलसरी होगा। ईआईएस एसएम दोनों आप सेम आंसर सीट में आंसर नहीं करेंगे, आप डिफरेंट आंसर सीट में दोनों का आंसर करेंगे। ईआईएस का आप अलग आंसर सीट यूज करेंगे और एसएम का आप अलग आंसर सीट यूज करेंगे। अगर आप हमें ऑर्डर पूछेंगे मेरे से तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ईआईएस का आंसर पहले करो, एसएम का आंसर आप बाद में करो। अगर आप पूछेंगे स्कोरिंग पेपर कौन है इन दोनों में से, तो मैं तो एज अ टीचर यही कहूँगा कि दोनों ही स्कोरिंग है, पर फिर भी अगर आप जोर दे के पूछोगे कि नहीं सर दोनों में से कौन ज़्यादा स्कोरिंग है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दोनों में से ईआईएस ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है एसएम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके वजह है दोस्तों कि ईआईएस जो पेपर है ये टेक्नोलॉजी का पेपर है, तो टू दी पॉइंट आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एसएम है वो मैनेजमेंट का पेपर है। तो मैनेजमेंट के पेपर आप पहले भी बीएसटी वगैरह पढ़े होंगे अपने 10+2 में, तो बीएसटी में जैसे थोड़ा सा मार्क्स स्कोर करना डिफ़िकल्ट माना जाता है, या आप ये कह लो कि 100% मार्क्स स्कोर करना डिफ़िकल्ट होता है, वैसे ही यहाँ एसएम में 100% मार्क्स स्कोर करना थोड़ी डिफ़िकल्ट होगा। ईआईएस में आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब 50 नंबर का अगर आप लिखते हो और सही लिखते हो, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखते हो, ज़्यादा आप इधर उधर की बातें नहीं लिखते हो, तो आपको 50 में 50 नंबर स्कोर होंगे। आप कहेंगे सर हाईएस्ट मार्क्स क्या गया है? मेरे स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स इसमें 78 है, 82 है, 84 है, 86 है, 87 है। 87 तक हमारा हाईएस्ट मार्क्स इस पेपर में गया हुआ है, मतलब हमारे स्टूडेंट के 87 तक मार्क्स इसमें आ चुके हैं, और रैंक 4 भी आ चुके हैं हमारे स्टूडेंट के, और 87 मार्क्स उसका स्कोर रहा है इस पेपर में। तो इस पेपर में स्कोरिंग तो है ये पेपर, बट वही होता है कि जो पढ़ेंगे उनके लिए स्कोरिंग है, जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए ये पेपर रुलाने वाला पेपर भी साबित हो जाता है दोस्तों। मतलब इसको आप अदरवाइज मत लेना, यही वो पेपर है जिसकी वजह से स्टूडेंट सीए करने का प्लान चेंज कर देता है, उसे लगता है उससे सीए नहीं होगा, क्योंकि ये पेपर उसे बार बार रोक देता है। तो ये पेपर रोकने में भी बहुत आगे है और ये पेपर आगे निकालने में भी बहुत आगे है। मतलब मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनको ये पेपर का मार्क्स सेट ऑफ का काम किया है। सेट ऑफ कहें तो जैसे आपको पता होगा 4 पेपर आपके हैं, 200 नंबर की रिक्वायरमेंट है, और 40 40 40 120 आया। अब आपको 80 नंबर की और रिक्वायरमेंट है, तभी आप पूरा ग्रुप निकाल सकते हैं। तो इसमें आपके 85 आ जाएंगे, 205 नंबर आ गए और आपका पूरा का पूरा ग्रुप निकाल दिया। ऐसा भी हमने बहुत स्टूडेंट देखे हैं कि इस पेपर में ऐसा भी उनके साथ हुआ है, राइट। मतलब अगर स्कोरिंग की बात करेंगे तो ये स्कोरिंग भी है, लेकिन अगर हम सही तरीके से इसकी स्टडी नहीं करें, अगर ध्यान से स्टडी नहीं करें, एक सिस्टम के आधार पे स्टडी नहीं करें, तो ये पेपर जैसा मैंने आपको बताया कि रुलाने वाला पेपर भी साबित हो सकता है, राइट। अब आइए, अगर दोस्तों आज हम डिटेल में थोड़ी ईआईएस की बात करेंगे, एसएम की बात हम अगली क्लास में करेंगे, राइट। ईआईएस में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं और एसएम में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स हैं। ईएस में 5 चैप्टर्स है, एसएम के अंदर 8 चैप्टर्स है। चैप्टर्स पे आप मत जाना कि यहाँ 5 है वहां पर 8 चैप्टर्स है। 5 चैप्टर्स तो है दोस्तों, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो एसएम से डबल है, एसएम के डबल है कंटेंट। इसमें जो नंबर ऑफ क्लासेस भी आपको लगेंगे वो एसएम से डबल क्लास लगेगा ईआईएस के अंदर। ईआईएस के अंदर मतलब अगर हम आपको कहें तो ईआईएस में 32
35 क्लासेस लग जाते हैं EIS के अंदर, EIS के अंदर। और अगर हम SM की बात करें तो SM में हमें 15 to 20 क्लासेस लग जाते हैं। और ये क्लासेस हमारा 2 आवर्स की क्लासेस होता है ईच क्लास। हर क्लास हमारा 2 घंटे का होगा, तो 30 to 35 क्लासेस हमारा इसमें लगेगा और 15 to 20 क्लासेस हमारा SM के अंदर जाता है। देखो जस्ट डबल है, अप्रॉक्सीमेटली डबल है। वो इसलिए है क्योंकि EIS में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। चैप्टर्स पे मैं बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर्स पे मत जाइए, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और SM के अंदर चैप्टर्स तो ज़्यादा है पर कंटेंट कम है, कंटेंट कम है। ये आप भी देख सकते हैं, स्टडी मटेरियल आप अगर देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगा, राइट। अब आइए, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोगों से सुन सुन के मैं थक गया कि ये पेपर थ्योरेटिकल पेपर है, ये पेपर बोरिंग होता है, मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिकल पेपर कुछ नहीं हो सकता, और इस पेपर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर कोई नहीं हो सकता। ये पेपर बोरिंग नहीं है, आपके पढ़ने का तरीका गलत है, तरीका गलत है। बहुत बच्चे ये भी कहते हैं जी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो आप पढ़ते ही गलत हैं, क्योंकि आप रटते हैं, पढ़ते नहीं हैं आप रटते हैं। अगर आप उसे समझ के पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने बहुत स्टूडेंट देखे हैं अभी तक 20 इयर्स का हमारा जो टीचिंग कैरियर रहा है, 20 साल का जो टीचिंग कैरियर रहा है, उसमें हमने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कहता है सर आप एक बार समझा देते हैं और समझ अगर जाते हैं हम तो वो चीज़ माइंड में सेट हो जाता है, वो हम कभी नहीं भूलते हैं। एग्ज़ाम तो दूर की बात, जिसको मैंने 15 इयर्स बैक में पढ़ाया था, 20 साल पहले पढ़ाया था, वो स्टूडेंट बहुत कॉन्सेप्ट, हमें खुशी होती है कि जब वो कहता है आपने जो कॉन्सेप्ट बताया था, वो जो एग्जाम्पल बताया था, वो मुझे आज भी याद है। तो दोस्तों देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। जैसे मैं आपको पहला टिप्स बता रहा हूँ कि स्टडी मैट से पढ़ना है, आपको स्टडी मटेरियल से आपको पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, चाहे आप कहीं से भी क्लास लें, लेकिन ये बात हमारा ध्यान रखना कि स्टडी मटेरियल से पढ़ना है। मैं फिर बोलूँगा आपको, अगर हम आपको कोई बुक देते हैं, वो बुक अदर तरीके का होना चाहिए। जैसे अदर तरीका कहने का क्या मतलब हुआ, मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा। अदर तरीका मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे देखो, मैंने अब यहाँ पर MCQ बनाए। MCQ आप टीचर्स का यूज कर सकते हो, जैसे हम MCQ बनाते हैं वो यूज कर सकते हो। पर एक बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा MCQ पे स्ट्रेस मत देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत देना MCQ पे, क्योंकि MCQ जो है, अब बहुत लोग, मैंने देखा है, एक आदमी बोला कि जी, एक स्टूडेंट बोला कि जी हमारे टीचर ने हमें 600-700 MCQ प्रोवाइड कर दिया है। मैंने कहा क्या हो जाएगा उससे? कहता रट के चला जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, एग्जाम के बाद बात करूंगा। एग्जाम के बाद पूछा क्या हुआ, कहता सर वो 600-700 में से एक भी नहीं आया। दोस्तों MCQ कभी रटा नहीं जाता। MCQ करने के लिए आपको थॉरो स्टडी करना पड़ेगा। जब आप पूरी की पूरी स्टडी करेंगे, थॉरो स्टडी करेंगे, तो MCQ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। MCQ नहीं कैसे होगा? MCQ होगा, लेकिन आपको पहले उसके लिए थॉरो स्टडी करना पड़ेगा। तो थॉरो स्टडी से MCQ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैंने आपको, लेकिन MCQ चूंकि इंस्टीट्यूट ने उतना MCQ नहीं दिया है, तो MCQ अगर आपको किसी टीचर का मिलता है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपनी टेस्ट के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो मैंने भी MCQ दिए हैं दोस्तों, मैंने 60 MCQ हर चैप्टर में दिया है। देखिए ये आपका MCQ है जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे हर चैप्टर में। अच्छा, इसमें हमने एक काम किया है दोस्तों, हमने जो MCQ प्रोवाइड किया है ना, इस MCQ में हमने ICA का सैंपल पेपर मैंने मेंशन कर दिया कि ICA का सैंपल पेपर कौन सा है।
फिर ये देखो प्रैक्टिस मैनुअल, आईसीए का जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसका भी क्वेश्चन हमने इसमें दिया है। फिर यहाँ देखिए सब मेंशन किया हुआ है, आईसीए का एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर ईयर वाइज मेंशन है कि जिस जिस ईयर का हमने चैप्टर वाइज फिल्टर कर दिए हैं, तो मॉक टेस्ट पेपर भी इसमें इंक्लूड है कि आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना। आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर में जो एमसीक्यू आया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। मतलब आरटीपी इंक्लूड है, मॉक टेस्ट पेपर इंक्लूड है, सैंपल प्रैक्टिस मैनुअल इंक्लूड है, इसमें सैंपल पेपर जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है वो इंक्लूड है, और वो चैप्टर वाइज फिल्टर करके दिया गया है। इसके बाद कुछ एमसीक्यू हमने खुद प्रोवाइड किए, जैसे आप ये देखो, ये जो एमसीक्यू है ये हमने खुद मतलब हमने फ्रेम करके दिया है, तो हमने खुद भी फ्रेम करके एमसीक्यू दिया है, और इंस्टीट्यूट का जितना भी एमसीक्यू सब इसमें इंक्लूड है। तो ऑल इन वन है, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ऑलरेडी हर एक चैप्टर में हमने 60 एमसीक्यू, देखिए यहाँ पर ये 60 हुआ, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 है, फिर चैप्टर 2 में भी वैसे ही आरटीपी है ना, एमटीपी है, सारा एमसीक्यू। तो ये आप टीचर का, या जैसे मैं अगर आपको प्रोवाइड करूं या कोई भी टीचर हो उनको प्रोवाइड करें, वो आप यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास जो लेना है अपने को वो तो आपको स्टडी मटेरियल से ही लेना है। जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा हम उसी से पढ़ेंगे, आईसीआई का स्टडी मटेरियल से। एक चीज के लिए आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल मैं बार बार बोलूंगा कि अपने को स्टडी करना है स्टडी मटेरियल से, राइट, जो कि इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वहीं से सारे क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। अब आइए सेकंड नंबर पे, ये देखिए अब दोस्तों यहां पर हमने जैसे चैप्टर नंबर 4 का हमने एक नोट्स बनाया है। अब नोट्स क्या है ये जरा आप देखो, ये चीज अगर टीचर हमें प्रोवाइड करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स को इसके लिए टीचर का थैंकफुल होना चाहिए, ना कि मैं बार बार फिर बोलूंगा कि क्लास में हम आपको स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ नहीं कराते हैं, स्टडी मटेरियल से ही कराएंगे, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे, उसी को ओपन करके हम पढ़ाएंगे, उसी से हम रीड करेंगे, आपको सेंटेंस को आपसे भी रीड करवाएंगे। ये देखिए बाकी हमने क्या किया है, ये काम आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे मैंने आपको एमसीक्यू में कहा कि एमसीक्यू में हमने रिविजनरी टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस मैनुअल सारा हमने ऐड कर दिया। वैसे हमने क्या किया है कि हर चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर का एक समरी टाइप नोट्स बनाया है, हर चैप्टर का बनाया है, राइट। उसमें हमने सबसे पहले तो 2 अटेम्प्ट का, मई 19 का और नवंबर 19 का। मई और नवंबर इसलिए है क्योंकि मई नवंबर से पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो कुछ और था। मई 19 से आपके इंस्टीट्यूट ने एग्जाम के पैटर्न को चेंज कर दिया, तो इसलिए मैं मई और नवंबर बार बार यूज कर रहा हूं 19। तो यहां से हमने इसमें क्वेश्चन जो जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आया हुआ है उसको हमने फिल्टर कर दिया। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम चैप्टर नंबर 4 का देखें मई 19 में, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, एक 2 नंबर का क्वेश्चन था और एक 8 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद नवंबर 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन थे, एक 4 नंबर का और एक 4 नंबर का, 2 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर नवंबर 19 में इससे हमें मिला। तो क्या उम्मीद करेंगे कि अगला जो एग्जाम होगा उसमें 10 से 8 के बीच में सब्जेक्टिव, ध्यान दो ये 35 में से है, ये 35 में से है, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि 15 नंबर का तो हमारा एमसीक्यू आता है, तो ये 35 मार्क्स में से हमारा इतना आपका 8 से 10 नंबर का आपका वेटेज इस चैप्टर का होता है, चैप्टर नंबर 4 का। फिर हमने उसके आंसर दे दिए, जो क्वेश्चन आपको ऊपर प्रोवाइड किया गया उसका हमने आंसर दे दिया। मैं जरा आंसर के बारे में भी बताना चाहूंगा। ये आंसर मैंने सजेस्टेड आंसर जो इंस्टीट्यूट देती है वो आंसर हमने यहां पर दिया है, सजेस्टेड, ताकि ये हमारे लिए एक प्रोटोटाइप का काम करे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे को कैसा आंसर करना है, तो ये हम आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे अगला एग्जाम होगा तो अगला एग्जाम का हम
फिर से इसमें ऐड कर देंगे, यही हमारा अपडेशन होगा इस मटेरियल का। इसके बाद हमने क्या किया ये देखो, जब दोनों अटेम्प्ट का हमने नवंबर 19 अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए एक प्रोटोटाइप का काम करे। इसके बाद हमने यहां से शुरू किया। देखिए व्हाट इज ई कॉमर्स। अब ये हमने क्वेश्चन हमने खुद बनाया, लेकिन हमने जब देखा कि नवंबर 19 अटेम्प्ट में इसके ऊपर 4 नंबर के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट, तो हमने ये मेंशन कर दिया यहां पर, राइट। अब यहां पर नवंबर 19 के क्वेश्चन फी का फर्स्ट पार्ट यहां पर है, तो ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पर बता दिया बच्चे को कि देखो। अब ये एक मिनट ध्यान देना, ये जो हमने चीज अब आपको जो दिखा रहा हूं यहां पर क्वेश्चन, ये हमने सीरियली किया है, चैप्टर वाइज सीरियली किया है। जैसे जैसे टॉपिक आते गया उस पर हम क्वेश्चन बनाते गए और हमने देखा क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया है, क्या ये एमटीपी में आया है, क्या ये आरटीपी में आया है, क्या ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल में आया है। कहीं भी अगर हमें वो क्वेश्चन मिला है उस टॉपिक पे तो हमने उसको यहां मेंशन कर दिया है, मेंशन कर दिया है। जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 कहीं नहीं आया तो इसका मतलब, लेकिन चूंकि वो टॉपिक सीरियली में आया था तो इसको हमने यहां पर क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि आगे कभी आएगा तो फिर आप यहां पर उसको मेंशन कर देंगे, लेकिन अभी हमने क्वेश्चन बना के दिया है। ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। तीसरा टॉपिक आया डिफरेंस पे, तो डिफरेंस पे प्रैक्टिस मैनुअल, पीएम का मतलब प्रैक्टिस मैनुअल, प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पर इलस्ट्रेशन ऑफ ई कॉमर्स स्टेप, ये क्वेश्चन हमने फ्रेम करके दिया है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें मॉक टेस्ट पेपर में मई 19 में क्वेश्चन आया हुआ था और सेम टॉपिक पे मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 19 में भी क्वेश्चन आता है, मई 19 में भी आता है और नवंबर 19 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, राइट। तो हमने मेंशन कर दिया कि किस तरीके का क्वेश्चन। इससे अपने को एक बात और पता चल जाएगा कि एक तरीके से तो क्वेश्चन हमने बनाया, एक एमटीपी ने क्वेश्चन बनाया वो भी हमने लिख दिया, एक जबकि आंसर सभी का सेम होगा। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये टॉपिक हमारा सीरियली चलेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अब ये देखो, पहले हम आपको स्टडी मैथ से सीरियली टॉपिक को पढ़ा देंगे। अगली क्लास में हम क्या करते हैं, जैसे आज की क्लास हुआ और मान लो आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन को डील किए, तो अगली क्लास में जब हम आते हैं तो पहले हम पिछली क्लास के क्वेश्चन जो किए थे उसके आंसर्स से हम पिछली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हर अगली क्लास में पिछली क्लास का जो हमने टॉपिक, जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो कोई क्वेश्चन डील नहीं करते, वहां पर हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। और जब आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं तो अगली क्लास में जब हम आते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर खुल जाता है। फिर हम इस क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर बताते हैं, इसमें स्टूडेंट को हम पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देते हैं। तो हर क्लास में हमारा यही होता है। इससे क्या होता है, बच्चे को रिवीजन भी हो जाता है और रिवीजन क्वेश्चन आंसर के टाइप में हो जाता है। तो जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए बिल्कुल वो सरप्राइजिंग नहीं होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं। वो क्वेश्चन या तो मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन होगा, या तो आरटीपी का क्वेश्चन होगा, या तो रिविजनरी प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन होगा, या मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन होगा। कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमारे बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो कहते हैं क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, क्योंकि हम पहले स्टडी मैथ से, देखो स्टडी मैथ से बाहर तो इंस्टीट्यूट जा नहीं सकता। जितनी क्वेश्चन पूछेंगे सब स्टडी मैथ से पूछेंगे और स्टडी मैथ ही हम पढ़ा देते हैं, स्टडी मैथ ही हम समझा देते हैं बच्चे को। और उसके बाद ये हमारा हर चैप्टर का, तो देखो 2 मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक तो सबसे पहला आपका एमसीक्यू, दूसरा मटेरियल जो आपको मैंने ये बताया। हाँ, रिवीजन दोस्तों हम एमसीक्यू से भी कराते हैं, एमसीक्यू से भी रिवीजन होगा, इससे भी हमारा रिवीजन होगा। तो 2 तरीके से हमारा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अब तीसरा आ जाओ, टेस्ट लेते हैं। चैप्टर वाइज हमारे पास टेस्ट पेपर तैयार है, हर चैप्टर वाइज। फिर 2-2 चैप्टर को क्लब करके, फिर 3 चैप्टर को क्लब करके, फिर उसके बाद टेस्ट है, मेगा टेस्ट है, फिर फाइनल टेस्ट है,
और इतने सारे टेस्ट के देने के बाद जब आप बार बार एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को आप डील करते हो, तो निश्चित रूप से आपका वो चीज़ याद हो जाता है, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाता है और कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों, काफ़ी टाइम आपका मैंने ले लिया, अब जरा मैं 10 मिनट में, ज़्यादा नहीं समय लूँगा, 10 मिनट्स का आपका और कीमती समय लूँगा। सिर्फ इतना बता दूँ आपको कि EIS के जो टॉपिक है उसके चैप्टर के नाम को थोड़ा मैं एलाबोरेट कर दूं आपके सामने, ताकि आपको, जो मैंने एक बात बताया कि बहुत लोग जो कहते हैं कि ये पेपर थ्योरेटिकल है, ये पेपर बोरिंग है, वो आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल जाएगा। ये तो हमने बताया कि आपको किस तरीके से हम स्टडी कराएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम यहीं से आ जाते हैं। देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 हमारा है ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। दिस इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। अब आपको मैं बता दूं कि इस ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है और इसका मीनिंग क्या होता है। मैं 2 मिनट में आपको समझा दूं ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। मैंने आपको, याद होगा, अमेज़न का एग्जाम्पल दिया था या स्नैपडील का एग्जाम्पल दिया था, राइट। ये जो कंपनीज हैं ये ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस पे काम करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इनका ऑर्डर का काम ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड मतलब कंप्यूटर से हो रहा है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के द्वारा हो रहा है। सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है जो कस्टमर से ऑर्डर लेता है, फिर उस ऑर्डर को वेयर हाउस को भेजता है, वेयर हाउस पे फिर शिपमेंट पे जाता है, पेमेंट का काम ऑटोमेटेड है। उसके बाद जैसे डिलीवरी हो जाता है तो डिलीवरी के बाद जो आगे का प्रोसीजर्स है, जैसे मान लो कस्टमर्स के रिटर्न का अगर कोई बात है, ये सारा काम ऑटोमेटेड है। हर एक प्रोसेस को अमेज़न या स्नैपडील या फ्लिपकार्ट इसने ऑटोमेट कर रखा है। दोस्तों, उतना ही नहीं, बैंक का काम ऑटोमेटेड का है। अब आप कहेंगे जी बैंक का काम क्या ऑटोमेटेड काम है? बैंक में इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है और आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो काम ऑटोमेटेड है। कोई इंसान, कोई बैंकर्स इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करता और आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करता, ये काम सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। दोस्तों, हमारे पास अगर पोस्ट पेड कनेक्शन हो, अगर पोस्ट पेड मोबाइल का कनेक्शन हो, तो जो हमारा बिलिंग का काम होता है वो ऑटोमेटेड है। कोई इंसान बिल नहीं बनाता आपका। अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो तो क्रेडिट कार्ड में जब हम खरीदारी करते हैं तो उसके जो बिलिंग का काम होता है वो ऑटोमेटेड है। आपको एक बात मैं, एक छोटी सी इवेंट याद करा देता हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर पोस्टपेड कनेक्शन है और हमने बिल का पेमेंट नहीं किया है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जब हम कॉल करते हैं तो आ जाता है कि आपका बिल पेंडिंग है, कृपया बिल पे कर दें, नहीं तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जब हम फिर भी कहते हैं नहीं, देखते हैं कनेक्शन कटता है या नहीं कटता है, हम बिल पेमेंट नहीं करते हैं, तो हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारे पास कॉल आने बंद हो जाते हैं, हमारी आउट गोइंग की सर्विस बंद कर दी जाती है। और जैसे जाके हम पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, इधर पेमेंट करते हैं और इधर तुरंत हमारी सर्विस रिज्यूम हो जाती है। अगर आपके पास टाटा स्काई का कनेक्शन है टेलीविज़न के लिए, डिसकनेक्शन है, आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, आप तुरंत एक्टिवेट करते हैं, पैसा जमा करते हैं। कोई आदमी एक्टिवेट नहीं करता आपके अकाउंट को, स्वतः मशीन एक्टिवेट कर देता है आपके अकाउंट को। कितना एग्जाम्पल आप लेंगे ऑटोमेशन का? देखिए, सारे एग्जाम्पल्स ऑटोमेशन के हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स ऑटोमेशन के हैं। आजकल जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलता है, जो तनख्वाह मिलता है, वो चीज़ ऑटोमेट हो गया है। जो एम्प्लॉय जाता है किसी कंपनी में, अटेंडेंस का काम करता है, वो अटेंडेंस का काम ऑटोमेट हो गया है। फेस देखते ही मशीन आपकी अटेंडेंस लगा देता है, प्रेजेंस लगा देता है। आप फिंगर रख देते हैं फिंगरप्रिंट मशीन पे, आपकी स्कैनिंग हो जाती है, आपके
अटेंडेंस लग जाते हैं और ये काम एक जगह पर मॉनिटरिंग का भी होते चलते रहता है। तो ये हमारा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है। अब दोस्तों आप ही देखो, आप ही सोचो कि क्या भला इसको पढ़ने में हमारे को इंटरेस्ट नहीं आएगा। इतने सारे मैंने ऑटोमेशन के एग्जाम्पल दिए, इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड चीज़ों को हमें यहाँ पढ़ना है कि सेल का काम कैसे ऑटोमेट होता है ना, परचेज का काम कैसे ऑटोमेट हो सकता है, राइट। हाँ, एक बात आप लोगों को ज़रूर समझना है जो मैंने आपको बताया था, हर एक चैप्टर में ईआईएस में आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा कि रिस्क और कंट्रोल ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले ही आपको बताया गया कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नॉलेज फुल ना करे, जानते हुए ना करे, अगर उसके बारे में हमारे को जानकारी ना हो, तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए लायबिलिटी का काम कर सकता है, वो लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है, राइट। तो देखिए ऑटोमेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, बेनिफिट्स है, इम्प्लीमेंटेशन है, फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स वर्ड आ गया, परचेज में, सेल्स में, इन्वेंट्री में, ह्यूमन रिसोर्स में, फिक्स में, एसेट्स में, जनरल लेजर्स में। इसके बाद आपका फ्लो चार्ट डीएफडी है। फिर आईटी एक्ट आपको पढ़ना है, इसमें आईटी एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013 इसमें थोड़ा सा पढ़ना है आपको आईटी के रिस्पेक्ट में, और आईटी एक्ट 2000 इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है आईटी एक्ट 2000। दोस्तों आजकल फेसबुक से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो ये चैप्टर हमारा फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम का है। मतलब जैसे टैली सॉफ्टवेयर की बात करें या ईआरपी सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये ईआरपी सॉफ्टवेयर को डील करता है कि कंपनी में जो फाइनेंस और अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये जानकारी आपको देगा। याद होगा अभी अभी हमने पीएनबी वाले में डेटा एनालिटिक्स का नाम लिया था। देखो यहाँ पर मैंने कहा था आपको चैप्टर 2 में आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ोगे, तो यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस का वर्ड है। यही मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, बिजनेस रिपोर्टिंग के बारे में बताए जाएंगे, और फिर से वही वर्ड कंप्लाइंस के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो फाइनेंस का सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज होता है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में हमें बताया जाएगा। यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर हमारा है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाएगा। अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं तो 4 चीज़ हमारे माइंड में आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्क। ये 4 चीज़ हमारे माइंड में आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और उसके कंपोनेंट्स में बताए जाएंगे। ये सारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, नेटवर्किंग है। उसके बाद देखो कंट्रोल आ गया, और कंट्रोल का ऑडिट आ गया। आपको ऑडिट भी, कंट्रोल भी सिखाए जाएंगे कि हार्डवेयर से रिलेटेड ये जो कंट्रोल है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो कंट्रोल को ऑडिट करता है वो कंट्रोल होगा। हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड कंट्रोल्स की बात होगी, और उससे रिलेटेड ऑडिट की बात होगी। तो कंट्रोल ऑडिट यहाँ भी आ गया, रिस्क यहाँ भी आ गया। अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें तो चौथा चैप्टर तो हमारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, ई कॉमर्स का चैप्टर है। ई कॉमर्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ई कॉमर्स आप सभी लोग जानते हैं, जैसे अभी हमने स्नैपडील या अमेजोन का एग्जाम्पल दिया था। ये सब ई कॉमर्स की कंपनी है, मतलब जब सेल और परचेज ऑनलाइन करते हैं तो इसे हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। इसके बाद हमारा एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल, ग्रिड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल, वेब 3.0 का इस्तेमाल, ये सब सारे के सारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, रोबोटिक सिस्टम कैसे होता है, कैसे गूगल ड्राइवरलेस कार कैसे काम करता है, कैसे हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, ये सारी जानकारी आपको चैप्टर नंबर 4 में दिया जाएगा। लेकिन साथ में बार बार मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि रिस्क एंड कंट्रोल हर जगह होगा। देखिए यहाँ भी आ गया कि ई कॉमर्स से रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल, लॉज एंड गाइडलाइंस,
ई कॉमर्स का कंपोनेंट, ई कॉमर्स के आर्किटेक्चर। फिर अगर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो वर्चुअलाइजेशन हमें पढ़ना है, ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ना है, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना है, मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ना है, ग्रीन आईटी पढ़ना है, BYOD पढ़ना है, वेब 3.0 पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है और मशीन लर्निंग पढ़ना है। अगर हम लास्ट की बात करें 5वां चैप्टर का, तो ये हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम है। कोर बैंकिंग सिस्टम CBS, जिससे रिलेटेड फ्रॉड की बात हम लोगों ने किया था। देखो, कोर बैंकिंग का कंपोनेंट आपको बताए जाएंगे, आर्किटेक्चर क्या होता है ये बताया जाएगा, कोर बैंकिंग कैसे वर्क करता है ये बताया जाएगा। फिर से वर्ड आ गया ना, रिलेटेड रिस्क और कंट्रोल क्या होगा कोर बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है। फिर यहाँ पर आपको करेंट एंड सेविंग अकाउंट्स में क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्रेडिट कार्ड में क्या क्या रिस्क हो सकता है, लोन में क्या क्या रिस्क हो सकता है, कैसे काम करता है कोर बैंकिंग में लोन का सिस्टम, ट्रेजरी प्रोसेस कैसे काम करेगा, मॉर्गेज कैसे काम करेगा, इंटरनेट बैंकिंग कैसे काम करता है, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैसे बैंक से कोर बैंकिंग से इंटीग्रेट होता है, एप्लीकेबल कंप्लायंस और रेगुलेटरी क्या है, डेटा इंटेलिजेंस और बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको कोर बैंकिंग के अंदर बताए जाएंगे। तो दोस्तों देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। केवल आपको थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ और फ्यूचर को देखते हुए कि हमें फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को या तो अपने व्यापार में इस्तेमाल करना है, या अगर हम एज अ एम्प्लॉयज़ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इसे पढ़ते हैं तो अनडाउटेबली हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन पेपर, वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में, बट फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये जैसे अब ये सेक्शन ए है, ये हमारा EIS है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहला ये कंपलसरी है, 3 और 2 यही फॉर्मेट चलेगा। सेकंड नंबर पे 6 4 10 नंबर का क्वेश्चन, तीसरे में फिर 6 और 4 10 नंबर का क्वेश्चन, चौथे में 6 और 4 10 नंबर का क्वेश्चन, पांचवें में 6 और 4 6 और 2 और 2 10 नंबर का क्वेश्चन। अब इनमें आपने को क्या करना है, पहला तो जवाब देना ही देना है, और बाकी में से एक आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सेक्शन बी हमारा SM होता है, जिसके लिए आपको अलग आंसर शीट मिलेंगे, अलग आंसर शीट में अपने को जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन है जो कंपलसरी है। फिर 7वें क्वेश्चन में 5 5, वहाँ था 6 4 का कॉम्बिनेशन, यहाँ है 5 5 का कॉम्बिनेशन। देखो, ये हर बार 5 5 का कॉम्बिनेशन है। इसमें से भी एक क्वेश्चन अपने को छोड़ना होगा और बाकी क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। एक बात मैं समझा दूं, जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं जी, 10वां का A छोड़ देते हैं, 10th का A छोड़ देते हैं और 9th का B छोड़ देते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आप 2 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रख सकते, एक कंप्लीट क्वेश्चन को अपने को छोड़ना है। या तो आप 9th को छोड़ो, या आप 10th को छोड़ो, या 7th को छोड़ो, या 8th को छोड़ो। कंपलसरी तो छोड़ना ही नहीं बिल्कुल। 2 में से ऑप्शन लेके आप नहीं छोड़ सकते, ऐसा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको बता दिया कि मैं स्टडी मैथ्स से पढ़ाऊंगा। 2 बुक्स आपको दूंगा, एक क्वेश्चन आंसर वाला बुक दूंगा, एक MCQ वाला बुक दूंगा। बहुत सारे आपको मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस सेट विथ आंसर प्रोवाइड करूंगा, राइट। ये सब कुछ आपको कितनी क्लासेस लगेंगे वो क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि डिसीजंस लेनी आपको है। डिसीजन थोड़ा सा अपने को सोच समझ के लेना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है कि केवल एग्ज़ाम नहीं पास करना है, इस पेपर से हमें आगे अपने बिजनेस को फ्लरिश करना है, या अपने जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगा उसको हमें एक्सेल करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इस क्लास की अगली कड़ी में हम आपको एक टॉपिक बताएंगे और पढ़ा के दिखाएंगे कि कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ये आपको सीखना है। तो हमारी अगली जो क्लास होगी वो ज़रूर देखिएगा, और वो अगली क्लास देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से अपने को क्लास लेना है।
तो एक क्लास आप, अगली क्लास आपको ज़रूर देखनी है हमारी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी CA जर्नी, थैंक यू।